Assalamu alaikum. Thank you very much for being here with me right now. Today's topic is very much important. आप लोगों के लिए मैं ऑडिबल हूँ, मुझे बताइएगा आप कि आप मुझे सुन सकते हैं, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? प्लीज़ या थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बता दिया। राइट, शुक्रिया। अभी हमारे साथ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, मीनवाइल कुछ और लोग भी हैं जो हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो मॉडर्न एचआर है, जो अभी एचआर अपने ही इवॉल्व हो रहा है अपनी नई फॉर्म्स के अंदर, और नई जो डेवलपमेंट हो रही है और उसके अंदर डिजिटलाइजेशन भी जो आ रही है, उसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप इसको देखते हैं कि किस तरह चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एनुअली किस तरह रिव्यू करते हैं, क्वार्टरली किस तरह रिव्यू करते हैं, और बाय एनुअली किस तरह रिव्यू किया जाता है। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे टूल भी यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, राइट। प्रीवियसली जो एचआर जब बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ था और एचआर अपनी बिल्कुल इनिशियल फॉर्म में था, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी मैनुअली ही कंडक्ट किया जाता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बहुत सारे गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे भी उनका अपना एक टिपिकल सिस्टम था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को गेज करने का, देखने का। तो अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आती चली जा रही है, और ऑटोमेशन जो है बिजनेस के हर हर जो स्ट्रीम है, हर हर डोमेन है, हर हर कंपोनेंट के अंदर आती चली जा रही है। तो वहाँ पे ऑटोमेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी आ चुकी है, और हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कि ये अपनी किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। इनिशियली अभी जब एचआर बहुत पहले इवॉल्व हो रहा था, या इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर था, या एचआर स्टार्ट हो गया था, या अपनी डेवलपमेंट के फेज में था, और अभी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर अपनी डेवलपमेंट के फेज में ही होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एचआर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और फंक्शनल हो चुका है अपनी डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मीडियम रेंज की या स्मॉल रेंज की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी एचआर मैनेजर के ही डोमेन के अंदर कंसिडर किया जाता है, और एचआर मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन आज की प्रेजेंटेशन के अंदर, आज की डिस्कशन के अंदर जब आप आगे जाके, जी दानियाल साहब जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, आज की डिस्कशन के अंदर और आज की जो हमारी ये प्रेजेंटेशन जब आगे चलेगी, हम आपस में बात करेंगे, तो हम इसमें ये चीज़ें देखेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर के अंडर भी है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंटली ये स्ट्रीम है, ये कैरियर स्ट्रीम भी है। कैरियर स्ट्रीम इस तरह से है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफिसर को भी हायर किया जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को ही गेज करना होता है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर ही काम करना होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बड़ा होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक एंग्रो, आईसीआई पाकिस्तान, लकी, या और कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हेड काउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ पे मल्टीपल एचआर होते हैं। एचआर होता है, एक तो जनरल एचआर होता है, एक एचआर होता है शेयर सर्विसेज एचआर, एक कॉर्पोरेट एचआर होता है जो कि एज अ वॉच डॉग भी काम कर रहा होता है। वहाँ के अंदर भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरा एक अलग से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो अपनी पॉलिसीज अपनी स्ट्रेटेजीज को इंडिपेंडेंटली रन कर रहा होता है। तो उसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो, यस प्लीज, हाँ, ये मैं उसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को के डोमेन में इवन डायरेक्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तक भी होते हैं, और इवन जनरल मैनेजर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तक भी लोग होते हैं। यानी कि इतनी बड़ी हायरार्की है इसके अंदर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, कि इसको कैटर करने के लिए यहाँ पे हायरार्की भी डेवलप की जा रही होती है, बल्कि हायरार्की डेवलप हो चुकी होती है। इवन पीटीसीएल के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इवन असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सारे के सारे टीएस के अंदर, सारी के सारी हायरार्कीज के अंदर, कैडर्स के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कंसिडर किया जाता है।
तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो चुकी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रमोशन का, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये हर, बाकी ये चार ये जो स्ट्रीम्स हैं वो भी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाली स्ट्रीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्ट्रीम से ट्रांसपेरेंसी ज्यादा से ज्यादा नजर आ रही होती है। थैंक यू। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, और देखते हैं कि हम इसको कैसे स्टडी करेंगे और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है क्या। अभी तो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ना, तो हम इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ensuring that a set of activities and output meets an organizational goal in an effective and efficient manner, right? Performance management can focus on the performance of an organization, a department, an employee, or the process in place to manage particular task. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जब आप रिव्यू करते हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को हम रिव्यू नहीं कर रहे होते। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस सोचते हो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या काम है, या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इतनी को बड़ी डोमेन है कि यार सारा साल ही कोई ना कोई बंदा इस पे, यानी कोई ना कोई रिसोर्स इस पे एलोकेट हो जाए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर, और वो जो रिसोर्स एलोकेट हुआ है, वो रिसोर्स एलोकेट हुआ है सारा सारी क्या करता रहता होगा? अप्रेजल के तो रिव्यू या ऑब्जेक्टिव रिव्यू जो होते हैं वो तो साल में 2-3 दफा ही होती हैं। क्वार्टरली रिव्यू हो गया, एनुअली बाई एनुअली रिव्यू हो गया, से 6 महीनों के बाद एक रिव्यू हो गया, साल के बाद रिव्यू हो गया, तो अप्रेजल लग गया बिल्कुल साल के एंड में जाके, फिजिकल ईयर के एंड में, या जो दूसरा कैलेंडर ईयर है उसके एंड में। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या करता है सारा, बाकी सारे सालों में या बाकी सारे महीनों में, सारे दिनों में क्या बस फालतू बैठा रहता है, फारग बैठा रहता है? ऐसा नहीं है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो जो बाकी टाइम है, बाकी ड्यूरेशन है, उसमें क्या कर रहा था। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की टीम के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अंदर। और कोई भी नई चीज इंडक्ट की है आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी नया सिस्टम आप लेके आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर, तो उसकी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को गेज करना है। कोई पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट के अंदर कोई सिस्टम आ गया, कोई सप्लाई चेन के अंदर कोई सिस्टम आ गया, कोई एचआर के अंदर कोई सिस्टम आप लेके आ गए, ठीक है, या फाइनेंस के अंदर कोई सिस्टम आपने इंडक्ट कराया, इंड्यूस करवाया, तो उसके ऊपर भी फिर आपने ये गेज करना है कि उस सिस्टम की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, उस सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, राइट? तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें कि इसका जो दायरा कार है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो रेडियस है वो अब स्मॉलर नहीं है, दैट इज हैविंग अ बिगेस्ट रेडियस, और इसका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है, इसका सरकमफेरेंस भी ज्यादा है, राइट? अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। व्हाई इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट? नंबर 1 क्या देखेंगे जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट supplement the annual performance review. This prepares both employees and managers about what to expect during the annual appraisal. This is a continuous process, जो आपका एनुअल जो प्रोसेस होता है, उससे पहले प्रीवियसली बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनुअली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कोई बाकायदा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो एक दफा साल में अप्रेजल लग जाता था, इंक्रीमेंट लग जाती थी, और वो लास्ट मंथ के अंदर जिसने परफॉर्म कर दिया तो वो फिर बस ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को उसी 2-3 महीनों के पर्सपेक्टिव से कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब जब से ऑटोमेशन आ गई है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर हर चीज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, और हर जो प्रोसेस है वो सबकी नजरों में आ गया है। वो हर चीज, हर जो स्टेप है वो रिकॉर्ड में आता है, उसके अंदर डेवलपमेंट वो भी रिकॉर्ड में आती है, राइट? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जब हर चीज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय यही एक्सपेक्ट करता है कि जी ट्रांसपेरेंसी, कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। इसके अलावा एम्प्लॉय की कोई ग्रोथ नहीं होती, कुछ भी उसको नहीं चाहिए होता, राइट? उस और एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए भी ये वो टूल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा पिविटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, राइट? इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
टू एम्प्लॉयज, अच्छा टू एम्प्लॉयज और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एम्प्लॉयज के लिए किस पर्सपेक्टिव में काम करती है? टू एम्प्लॉयज कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट indicates that managers value them, right? Employees believe that their managers are interested in their work and care about their goals and any issue they may face in the course of their job. अब जब क्वार्टरली रिव्यू होते हैं ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, गोल्स तो आपने सेट कर लिए, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए ईयर के स्टार्ट में, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर आप क्या करते हो? अपने गोल सेट कर लेते हो, अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं। अब अगर तो देखिए जनवरी में आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, जो रिव्यू होना है वो नवंबर दिसंबर में होना है और दिसंबर के अंदर जाके अप्रेजल लगना है। तो अगर कोई सिस्टम पीरियोडिकल रिव्यू का नहीं होता, प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, तो फिर क्या होगा? जनवरी में गोल सेट किए, किसी ने आपसे सारा साल नहीं पूछना और दिसंबर में जाके रिव्यू हो गया। अब उसका क्या होगा? तो कोई जो लोग ऐसे होंगे जो मिनिमम सुपरविजन के साथ काम कर सकते होंगे, वो तो अल्ताफ साहब मैं अभी आपको जवाब देते बात करता हूँ, जो मिनिमम सुपरविजन के साथ काम कर सकते होंगे तो वो तो ठीक है, वो तो कैपेबल हैं कि ऐसा सिस्टम के अंदर काम कर लें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं है या बहुत ज़्यादा आस्किंग नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर वक्त सुपरविजन की जरूरत है। जब उनको जनवरी में आपने गोल सेट कर लिए, दिसंबर में जाके डायरेक्ट रिव्यू कर रहे हैं, तो बीच में फिर उनके पास टाइम ही नहीं होता कि अगर वो देखें, गेज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, तो उनके पास वो टाइम होता ही नहीं कि वो चीज़ों को करेक्ट कर सकें या ठीक कर सकें। तो फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर परफॉर्मेंस खराब होती है, ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट जो है उसकी ओवरऑल उसको सफर करना पड़ता है, राइट? ये है। तो लेकिन अब जबकि पीरियोडिकली आ गया है, क्वार्टरली आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम को लेके चलते हैं, 6 मंथ के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम को लेके चलते हैं, रिव्यू करते हैं, गोल सेटिंग को देखते हैं और देखते हैं कि आपने कितना जो है वो अकम्पलिशमेंट आपकी कितनी % हो चुकी है, कितना आप अपने गोल्स को अचीव करने से दूर हैं, ताकि उस वक्त गेज करने से, मॉनिटर करने से, इवेलुएट करने से ये फायदा होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है, हमें गाइडेंस मिल जाती है, हमें एक डीप इनसाइट मिल जाती है जिसकी मदद से हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं अपनी, और अपनी स्पीड को ठीक कर सकते हैं और अपने आप को वापस रिवैम्प कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। तो ये चीजें हैं, तो ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है परफॉर्म, और एम्प्लॉय के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय को नजर आ रहा होता है कि उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा है। तो मतलब है कि उनके काम को वैल्यू दी जा रही है, उनके काम को वेटेज दी जा रही है, और इससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटेंशन भी बढ़ती है जब उनको अंदाजा होता है कि उनके काम को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है जी। जी अल्ताफ साहब, मैं अब आपके सवाल की तरफ आना चाहूंगा कि आपने एक पॉइंट रेज करने की किया है, क्वेश्चन हैंड रेज किया था, जी बोलिएगा। सर बाद में कर लूंगा बस, ठीक है सर ठीक है, ठीक है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, आप लिख लीजिएगा अपने क्वेश्चन और इसके ऊपर बात भी करते हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अब इसका एक साइकिल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, देखते हैं कि वो कैसा साइकिल है, वो किस तरह उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में कुछ चीजें नजर आ रही होंगी कि कैसे चलता है वो। सबसे पहले आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जब साल स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट होता है, तो आप क्या करते हो? या ईयर स्टार्ट होने से पहले जब प्लानिंग कर रहे होते हैं, नेक्स्ट ईयर के गोल्स की प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं। अपने जो सुपरवाइजर्स होते हैं या जो आपकी टीम के अंदर आपकी लाइन जो लोग आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ मिल के आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हवाले से गोल मैनेजमेंट की और ऑब्जेक्टिव सेटिंग की एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को लॉक कर लेते हैं आप अपने पास। जब उनको सेट कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, तो उसके बाद यानी असेस किया जाता है, कंसेंट होता है, रिव्यूज होते हैं। जो सेटअप अब आए हुए हैं, सैप है या ओरेकल का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, यानी सक्सेस फैक्टर की बात कर रहा हूँ या कोई और भी, तो वहाँ पे बार बार जो लाइन मैनेजर है वो उसके सबऑर्डिनेट उसको भेजते हैं गोल्स सेट करके, वो फिर वो रिव्यू करने के लिए भेजते हैं। तो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होती रहती है, डिस्कशन भी होती है। फिर उससे पहले वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर भी गोल सेट कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर कंसेंट भी डेवलप कर लिया जाता है, उसके बाद उसको सिस्टम में लेके आया जाता है। लेकिन उस सिस्टम में लेके आने से पहले, लॉक करने से पहले बहुत ज्यादा अच्छी खासी मीनिंगफुल डिस्कशन चल रही होती है, राइट? तो सबसे पहले आप अपने गोल प्लान कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं।
अब गोल प्लान करने के बाद आप क्या करते हैं जी, अब जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल्स की जो ऊपर आपकी परफॉर्मेंस है, जो आप जिस तरह से उनको उसको अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं, उसको ट्रैक करना भी जरूरी है। डेट इज अ काइंड ऑफ मॉनिटरिंग। तो आप गोल आपने सेट कर लिए हैं, तो उनकी प्रोग्रेस रिव्यू जो है, PRR भी कहते हैं, प्रोग्रेस रिव्यू रिपोर्ट, या और भी कुछ चीजें इस तरह की, तो उनको रिव्यू करना जरूरी है, उनको मॉनिटर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप इक्विप करते हैं अपने लोगों को डेवलप करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर काम करते हैं, उनकी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, और फिर लोगों को डेवलप करके इक्विप करके आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने वो गोल अचीव करने हैं। और ये सारी चीजें, ट्रेनिंग और L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी HR की जो डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स हैं, एक दूसरे के साथ कोलेबरेटिव वे में साथ साथ चल रही होती हैं। क्योंकि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी जो क्रिएट होती है, वो भी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ही, जब ऑब्जेक्टिव सेटिंग और गोल सेटिंग हो रही होती है, तभी आप असेस करते हो। इसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, वहीं से आपका TNA भी डेवलप होकर आ रहा होता है, ट्रेनिंग नीड भी डेवलप होकर आ रही होती है, ट्रेनिंग उसके ऊपर डिजाइन भी आप कर रहे होते हैं। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लोगों को डेवलप करेंगे, सिस्टम को डेवलप करेंगे, डिपार्टमेंट को डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे, प्रोसेस को डेवलप करेंगे, ताकि लोग इक्विप हो जाएं और परफॉर्म करने के लिए। ये आपकी सपोर्ट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और HR के लोगों की, वो किस तरह लोगों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने गोल्स अचीव करें। जो गोल्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो डिपार्टमेंट के गोल्स होते हैं। उसके बाद जब इक्विप करने के बाद अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, आस्किंग बढ़ जाती है। इक्विप जब आप करेंगे लोगों को, इक्विप करने के बाद लोगों को टूल्स प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर, तो उसके बाद फिर आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप लोगों को पूछें, और उसके बाद उस परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोगों की रेटिंग करना शुरू हो जाते हैं कि जी, कि कौन कितने लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के जो सेट हुए हुए ऑब्जेक्टिव थे उनको मीट किया है, कितने लोग थे जो एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने एक्सीड कर लिया, एक्सपेक्टेशन को भी एक्सीड कर लिया, कितने लोग हैं जो आउटस्टैंडिंग थे। तो ये मुख्तलिफ तरह की रेटिंग होती है, रैंकिंग होती है, रेटिंग होती है, जो कि आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर आती है। कितने लोग हैं जो सिर्फ उन्होंने ऑब्जेक्टिव को मीट किया, कितने लोग हैं जो बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, और कितने लोग हैं जो नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है जी। वो आप उनको कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस, या उनकी पुअर परफॉर्मेंस है, या अंडर जो उनका है कि आपके जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव थे, उनका जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ था उससे भी बहुत नीचे थे। जो लोग इस रेटिंग में बिलो एक्सपेक्टेशंस आते हैं, ठीक है, या नॉट सेटिस्फैक्टरी आते हैं, अनसेटिस्फैक्टरी जिनका आती है रेटिंग, फिर उनके लिए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। एक होता है PIP, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। PIPs डेवलप किए जाते हैं, या पर्सनल डेवलपमेंट प्लान डेवलप किए जाते हैं क्रिटिकल नीड को कैटर करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। रेटिंग के बाद का मरहला है, रेटिंग में जाके आप असेस करते हैं, और इस रेटिंग, एकदम से रेटिंग नहीं आएगी कि आपने बस ईयर एंड पे जाके रेटिंग की और उसके बाद आपने पूछना शुरू कर दिया भाई किस किसने नहीं किया। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, और बीच बीच में आपने कौन कौन सी टूल्स प्रोवाइड किए हैं गाइड करने के लिए, डायरेक्शन को ठीक करने के लिए, वो सारा का सारा रिकॉर्ड में होता है। अभी कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार बाइसनेस हो गई है, अनफेयर प्रैक्टिस हो गई है, और या मेरे साथ ज्यादती हो गई है। क्यों? क्वार्टरली असेसमेंट होगी, बाई एनुअली असेसमेंट होगी 6 महीनों के बाद, 9 महीनों के बाद, लास्ट क्वार्टर की थर्ड क्वार्टर की असेसमेंट होगी, फिर लास्ट क्वार्टर की भी असेसमेंट होगी ना। तो उसमें हर चीज ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर होगी कि कहाँ पे कौन कौन सा मेजर लिए गए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब रेटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज रिवॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें बेल कर्व की सिस्टम भी लाया जाता है, और बेल कर्व के अंदर ये होता है कि कई लोग उसको समझते हैं कि कोई मुनसिफाना सिस्टम नहीं है। अल्टीमेटली आपने एक कोटा है, या एक परसेंटेज है, उसको हर हर कर्व के अंदर सेट करना होता है उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, राइट। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट कि इसको हम अंडरस्टैंड करें। अब जो रिवॉर्डिंग है, रिवॉर्डिंग वाला जो दर्जा आ जाता है, रिवॉर्डिंग वाला जो स्टेप आ जाता है, जिसमें आप लोगों को रिवॉर्ड करते हैं, जिन लोगों को आपने परफॉर्मेंस गोल सेट किए थे ईयर के शुरू में,
ठीक है जी, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर जिन लोगों को आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, गोल सेट किए, तो इस तरह से। अच्छा, अब ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई साहब मिड ईयर में उन्होंने ज्वाइन किया या लास्ट क्वार्टर में ज्वाइन किया तो आप उनका गोल सेट नहीं करेंगे। जिसने जिस दिन भी ज्वाइन किया आप उनके गोल सेट करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, और उनके ऑब्जेक्टिव की रेटिंग और रैंकिंग उसी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड से होगी जितना अरसा उन्होंने गुजारा है, राइट। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे जून के अंदर ज्वाइन किया या जुलाई के अंदर ज्वाइन किया तो जुलाई से ऑनवर्ड फिर आप उनकी रैंकिंग करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे कि जुलाई के बाद, उनके आने के बाद, उनकी इंडक्शन के बाद कितना वो उन्होंने इम्प्रूव किया। ये इस तरह से गेज करेंगे आप कि ठीक है। रिवॉर्डिंग की जाती है, रिवॉर्डिंग में फिर जो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग होते हैं उनको फिर उस हिसाब से रिवॉर्ड किया जाता है। एक सर्टन परसेंटेज ऑफ जो इंक्रीमेंट है और जो प्रमोशंस हैं या और भी इस तरह की चीजें हैं वो ऑलरेडी अप्रूव होती हैं, अप्रूव की जा चुकी होती हैं, वो एचआर के बजट में रखी जाती हैं, ठीक है, या उनको बोर्ड से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या बोर्ड ऑफ गवर्नर से अप्रूव करवाया जाता है। तो फिर उसमें एक डिसीजन डिसीजन आ जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या ऊपर से कि भाई जो ऊपर बैठी हुई बॉडी, गवर्निंग बॉडी बैठी है कि ये इस साल सब सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इतने परसेंट इंक्रीमेंट लगेगा। उस इंक्रीमेंट के अंदर सीलिंग भी हो जाती है कि इतने इतने परसेंट सैलरी एडजस्टमेंट है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, और इतने परसेंट सैलरी एडजस्टमेंट के साथ साथ इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट भी है। ये सारा उसमें मेंशन होता है, राइट। तो फिर जो फेयर लिविंग वेज है उसको कंसीडर करते हुए बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी मद्देनजर रखते हुए भी इस तरह से ये आप आगे जाके जब कंपनसेशन एंड बेनिफिट का टॉपिक आ गया तो उसमें आप स्टडी करेंगे। तो ये फिर रिवॉर्ड किया जाता है। रिवॉर्ड के अंदर प्रमोशंस भी होती हैं, रिवॉर्ड के अंदर फिर ये भी होता है, सैलरी इंक्रीमेंट भी होता है, एनुअल इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है, सैलरी को अप्रेज भी किया जाता है, अप्रिसिएशन, सैलरी के अंदर अप्रिसिएशन भी आती है, और भी बड़ी सी चीजें होती हैं जो मुख्तलिफ तरह के अवार्ड होता है, अवार्ड होती हैं, रिकग्निशन होती हैं, वो भी दिए जाते हैं इस रिवॉर्डिंग के प्रोसेस के अंदर से गुजरने के बाद, राइट। तो फिर उसमें बहुत सारे प्रमोशन के अंदर भी मल्टीपल फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं कि कितना अच्छा टीम प्लेयर है, कितना अच्छा इसकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, कितनी अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं, इंक्लूसिवनेस कैसी है इनकी, कितने ये लोगों को साथ लेके चलने वाले हैं कि सिर्फ अपने अलग से ही बैठ के काम करते हैं। इस तरह की चीजों को भी कंसीडर किया जाता है कि आप टीम को लेके चल सकेंगे। तो ये सारा ये मल्टीपल जो डाइवर्सिफाइड किस्म के फैक्टर्स हैं वो भी फिर रिवॉर्डिंग में आ जाते हैं। ये रिवॉर्डिंग के अंदर बात करेंगे तो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है टोटल रिवॉर्ड, वो जाके आगे जाके आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट में स्टडी करेंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है जो एचआर की जो दूसरी डोमेन्स हैं उनके साथ कंकॉमिटेंटली चल रहा था, साइड बाय साइड चल रहा था, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है। और ये सबसे पहले जो हमने ओवरऑल तो हमने डिस्कस कर ली जो प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि जो प्लानिंग की स्टेज है वो कौन सी स्टेज है और इसको हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, राइट। दिस स्टेज entails setting employers goals and communicating these goal with them, ठीक है। एम्प्लॉय के साथ मिलके आप उनके गोल सेट करते हैं और इन गोल्स को कंसेंट के बाद, उन गोल्स पे उनका कंसेंट लेने के बाद, उनकी रजामंदी लेने के बाद, उनको कन्विंस करने के बाद आप उनको कम्युनिकेट करते हैं। प्रीवियसली इस तरह से भी किया जाता था कि जब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा होता था ऑर्गेनाइजेशन का, ग्लास डोर पॉलिसी नहीं हुआ करती थी। ग्लास डोर कंपनी भी है वैसे यूके के अंदर जो टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर काम करती है, तो इसी तरह से इसी पॉलिसी से उनको इसी टर्मिनोलॉजी से उन्होंने अपना पूरा नाम ले लिया ग्लास डोर। तो ग्लास डोर पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंसी है, उसमें
जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ आपके उनके गोल्स और उनके ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए उनके साथ शेयर करते हैं चीजें। प्रीवियसली ऐसा नहीं होता था, बस गोल्स उनको दे दिए जाते थे, डेलीगेट कर दिए जाते थे, बल्कि डिक्टेट कर दिए जाते थे, और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इन गोल्स को अचीव करेंगे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट होता था, सेल्स का डिपार्टमेंट होता था, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता था, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता था, या कोई भी डिपार्टमेंट, वहाँ पे गोल्स बस बता दिए जाते थे कि हम यू आर यू आर रिस्पॉन्सिबल to achieve or to accomplish these objectives and these goals। कोई डिस्कशन नहीं होती थी, कोई कंसर्न नहीं होता था। तो ये है, लेकिन अब बेसिकली अब फर्क आ चुका है, राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट, ताकि लोगों को किस तरह से बताना है कि किस तरह उन्होंने गोल्स अचीव करना है। while these goals should be disclosed in the job description to attract quality candidate, या फिर जो गोल्स आपने एक पोजीशन के साथ जो टैग हुए हुए गोल्स है ना, उनको आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डालने हैं। जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, लिखेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, तो वहां पे आपने इन गोल्स को उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि लोग कोई भी हायर कर रहे हैं या टैलेंट, तो उनको पता हो कि उनको जब हायर किया जा रहा है तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दे शुड बी कम्युनिकेटेड वंस अगेन व्हेन द कैंडिडेट बिकम्स अ न्यू हायर। ठीक है जी, हर जब कोई नया हायरिंग हुई तब भी उनको बताएं, बट कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखें, कम्युनिकेशन को ओपन रखें, कम्युनिकेशन को बिल्कुल ग्लास डोर पॉलिसी की तरह रखें कि कम्युनिकेशन के अंदर किसी किस्म का कोई गैप ना आए। कम्युनिकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, कम्युनिकेशन का कल्चर डेवलप करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है और जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। डिपेंडिंग ऑन दीज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, you may want to design a percentage to each of these goals to be able to evaluate their achievement। जब गोल सेटिंग आप कर रहे होंगे ना, तो गोल सेटिंग में आपने देखना है, यही आपकी सीनियरिटी है, यही आपका एक्सपीरियंस है। जब आप सबऑर्डिनेट के साथ गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने इस चीज को जरूर एवेलुएट करना है कि कौन कौन सा गोल ऐसा है आपके कोलीग का, आपके सबऑर्डिनेट का, आपके टीम मेट्स का या पीयर्स का गाइड करते हुए भी, कि जो मैक्सिमम टाइम लेगा उनके ईयर का। वहां पे परसेंटेज भी डालते हैं, जो नए सिस्टम डेवलप हुए हुए ना, उसमें ये भी लिखा जाता है कि आप इस ऑब्जेक्टिव, जो आपका ये ऑब्जेक्टिव है जो आपने यहाँ पे लिखा है, गोल सेट किया है, ये आपका पूरे साल के अंदर कितने परसेंटेज, या आपका जो जॉब बर्डन है या जॉब लोड है, वर्क लोड है, उसकी कितनी परसेंटेज इसकी बनती है। ठीक है, और जो दूसरा गोल है उसकी कितनी परसेंटेज बनती है। कुछ गोल्स होते हैं, कुछ काम होते हैं, काम ऐसे होते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आपने सारा साल कंटिन्यूसली करने होते हैं और डेली बेस पे करने होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपने ईयर में एक दफा करने होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो आपने हर 3 महीनों में एक दफा करने होते हैं या 2 दफा करने होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपने हर महीने में एक दफा या 2 दफा करना होते हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारे इनको देखते हुए आपने उस टास्क की उसी हिसाब से वेटेज लगानी है, परसेंटेज लगानी है। एक एक सर्वे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन जब भी रिस्ट्रक्चर होती है या रीडिजाइन होता है, मर्जर होते हैं, एक्विजिशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, तो वहां पे अक्सर फिर वो एक जॉब ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए या री इंजीनियरिंग करने के लिए, जब दो ऑर्गेनाइजेशन मर्ज करती हैं, कभी एक जैसी ऑर्गेनाइजेशन मर्ज कर जाती है, या कभी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मर्ज कर लेती है, तो इस तरह से भी होता है। तो फिर उसमें एक जॉब एवेल्युएशन का एक सर्वे किया जाता है, वर्कलोड को उसमें कंसीडर किया जाता है, जॉब वेटेज को कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है, एवेल्युएट किया जाता है डिफरेंट सर्वेस के साथ, डिफरेंट टूल्स के साथ, डिफरेंट असेसमेंट के साथ। फिर उसमें जब उन्होंने क्या करना होता है, मर्जर को कंप्लीट करना होता है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर मैनेजर भी बैठे हुए हैं, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर स्ट्रीम में लोग बैठे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि यानी जिस पोजीशन के ऊपर वर्कलोड कम है या बर्डन कम है जॉब का, या जॉब एनरिचमेंट कम है, तो फिर वहां पे वो 2 पोजीशन को मर्ज भी कर देते हैं ना। फिर किसी एक पोजीशन को वो फिर कंसिडर करते हैं कि ये अब इनको ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट दे देना चाहिए, या रीलोकेट कर देना चाहिए, या रीपोजिशन कर देना चाहिए कि एज पर द टैलेंट ऑफ दैट पर्सन, एज पर द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्सन। तो ये बहुत सी जगहों पे फिर वर्चुअली सेपरेशन की भी स्कीम्स आती हैं, जिसको गोल्डन शेक हैंड भी कहते हैं, और भी बहुत से इस तरह के ऑप्शंस आते हैं।
तो जो उनको दिए जाते हैं, जो उनको बताए जाते हैं, लोग फिर उन पे करते भी है ना, उनको उनको जो ऑप्शंस है उन पे अमल दरामद भी करते हैं। पीटीसीएल के अंदर सॉरी पीटीसीएल के अंदर या और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन पॉलिसीज को लाया गया है, जॉब एवेल्युएशन को, जॉब एनालिसिस, राइट। तो अब प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट टूल आ जाता है दैट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गोल सेट करना कोई काम नहीं है, ऑब्जेक्टिव सेट करना कोई काम नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिए ईयर के स्टार्ट में, सेट करके आप बस डॉक्यूमेंट कर लें, दोबारा देखिए ना, उनको रिविजिट ना करें, कंसिडर ना करें, रीडिजाइन ना करें, रीएवेल्युएट ना करें, बार बार ना करें, तो उसका फायदा कोई नहीं, ऑब्जेक्टिव आपका कभी अचीव ही नहीं होगा। आप अपने ऑब्जेक्टिव को गेज कर ही नहीं सकते। Next step is monitoring. The step with the name of monitoring, that is, in this phase, managers are required to monitor the employee's performance on the goal. वो देखते हैं आपके मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो डायरेक्शनल है या नहीं है, अपने गोल को अचीव करने की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्या उनके गोल जिस पेस के साथ वो चल रहे हैं ईयर एंड पे या क्वार्टर एंड पे या मिड ईयर पे, हाफ ईयर पे, उनके गोल क्या वो अचीव हो जाएंगे। उनके गोल के अचीव होने से उनके डिपार्टमेंट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उनके गोल्स के अचीव ना होने से डिपार्टमेंट कितना सफर कर रहा है, उनकी टीम कितना सफर कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन कितना सफर करेगी, ये सब मॉनिटर करते हैं सुपरवाइजर्स, मैनेजर। दिस इज वेयर कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। With the right performance management software, you can track your team performance in real time and modify and correct course whenever required. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो अब सिस्टम आ चुके हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेड हैं, जो कि ऑटोमेटेड भी हैं, वहां पे आपकी जो सबऑर्डिनेट है और आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी हर जगह पे रडार के ऊपर होती है, हर जगह पे जाके उसको इवेलुएट किया जाता है, हर लेवल पे जाके, हर हायरार्की के हर लेवल पे उसको डिस्कस किया जाता है। वहां पे आपको गाइडेंस भी मिलती है, आपको बताया भी जाता है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने जा रहे हैं या आप कितना डेविएट कर गए हैं, आपकी डेविएशन कितनी है गोल्स को अचीव ना करने के हवाले से, कि अगर आप इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ये मॉनिटरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल भी होता है, जो परमानेंट भी होता है और टास्क ओरिएंटेड टाइप होके भी उसको डिजाइन किया जा सकता है। तो वो इस तरह उससे भी होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी रखा जाता है कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप दैट इज डेवलपिंग। This phase includes using the data obtained during the monitoring phase to improve the performance of employee. It may require suggesting refresher courses, providing an assignment that helps them improve their knowledge and performance on the job, or altering the course of employee development to enhance performance or sustain excellence. तो ये मुख्तलिफ तरह के रिफ्रेशर्स दिए जाते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट वालों के साथ मिलके, L&D वालों के साथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वालों के साथ मिलके इंटरवेंशन की जाती हैं। LMS डेवलप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। LMS के अंदर इंस्ट्रक्टर लेड कोर्सेज भी होते हैं और सेल्फ बेस्ड पे चलने वाले कोर्सेज भी होते हैं। तो एज पर द नीड ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, उनको डेवलप करने के लिए एम्प्लॉय को वो कोर्सेज उनको असाइन किए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आपकी जो स्पीड है वो इस तरह से चल रही है। तो मुख्तलिफ तरह की यानी इंटरवेंशन की जाती है, मुख्तलिफ तरह की असाइनमेंट्स दी जाती हैं नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है। और अगर अबव द टारगेट भी कोई अचीव कर रहा है ना, दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। बिलो द टारगेट को अचीव कर रहा है, ये भी चैलेंज है,
लेकिन अबव द टारगेट को अचीव कर रहा है, तो ये भी एक चैलेंज है इसको असेस करना कि क्या ये जो टारगेट से ज्यादा अचीव हो रहा है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आ रही है, तो क्या ये सस्टेन भी रहेगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यूएबल है, और किस तरह से इसको सस्टेन किया जा सकेगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनकेस की आवाज ऐसा करें जो आप कर रहे हो, राइट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब जब हम देखते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया, रेटिंग, ठीक है जी, ये आपकी रेटिंग क्या है, एवरेज है, आउटस्टैंडिंग है, या बिलो एवरेज है, या अनसेटिस्फैक्टरी है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ईच एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मस्ट बी रेटेड पीरियोडिकली एंड देन एट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। रेटिंग आर essential to identify the state of employees performance and implement changes accordingly. Both peers and manager can provide these rating for 360-degree feedback. ये जरूरी है पीरियोडिकली एक वो जो मुतय्यन करदा जो वक्त है, टाइम फ्रेम है, उसके साथ हम इसको पीरियोडिकली रेटिंग को जज करें, परफॉर्मेंस को जज करें, और फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज रन करें, उसी हिसाब से रेटिंग करें। और ये इसलिए भी वैल्यूएबल है कि अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं तो पीरियोडिकली, तो आप एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उनको गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करना है और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा करेक्टिव एक्शन वो ले सकते हैं या उनको लेना चाहिए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, दैट इज rewarding. Recognizing and rewarding good performance is essential to the performance management process as well as an important part of employees engagement. लोगों को आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे उनकी अचीवमेंट के ऊपर, तो क्या लोग आपके साथ रिटेन रहेंगे? उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उनकी एफर्ट के साथ, तो क्या लोग मोटिवेट रहेंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको इवेलुएट भी करें, उनको रिवॉर्ड भी करें, उनको रेट भी करें, उनको रिवॉर्ड भी करें, उनको उनकी परफॉर्मेंस का सिला भी दें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज रहें, अटैच रहें। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टूल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, फॉर द एंगेजमेंट ऑफ योर पीपल। You can do this with a simple thank you, social recognition, or a full-scale employee reward program that regularly recognize and reward excellent performance in the organization. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हुए मुख्तलिफ तरीकों के साथ लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कहीं पे कोई एनुअल फेस्टिवल होता है, कोई एनुअल सेलिब्रेशन होती है, कहीं पे कोई टाउन हॉल होता है, कहीं मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, फिर सैलरी भी इंक्रीज की जाती है, और कुछ और भी टॉप परफॉर्मेंस रिवॉर्ड भी दिया जाता है, टर्न अराउंड परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड भी दिया जाता है, मल्टीपल रिवॉर्ड होते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी कहा जा सकता है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर भी कहा जा सकता है। तो मल्टीपल उसके अंदर रिवॉर्ड मैनेजमेंट के अंदर सिस्टम होते हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने लोगों को रिवॉर्ड करते हैं, जो कि टोटल रिवॉर्ड है, जो कि मॉनिटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टॉक्स दिए जाते हैं, उनके शेयर दिए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे लोगों को ये ऑफर किया जाता है कि वो उनको इंटरनेशनल ट्रिप्स दिए जाते हैं विद फैमिली, या और भी बहुत सी चीजें होती हैं इसके अंदर, बहुत सी चीजें यूज की जाती हैं, कहीं पे रिवॉर्ड होते हैं, कहीं पे कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस रिवॉर्डिंग के प्रोसेस को भी डिजाइन कर सकते हैं एज पर द बजट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज है उसके हिसाब से भी आप इसको रिवॉर्ड कर सकते हैं जी। अभी तक हमने इसको थोड़ा सा इसके डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़े, तो मैं चाहूंगा कि हम इस पे थोड़ा सा आप लोगों का भी मैं टेक लूं वन बाय वन, तो हम इसको एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, शेयर करें, और फिर उसके बाद मूव ऑन करेंगे, राइट। प्लीज जी अल्ताफ साहब, मैं आप सबसे पहले आपको जहमत दूंगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा।
अच्छा सर, टू माय अंडरस्टैंडिंग, जब एक जॉब क्रिएट होती है तो उसका मतलब ये है कि जो जब उसकी नीड आती है एक पोजीशन की, जी तो जी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन हो जाती है। फिर उस जॉब डिस्क्रिप्शन में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं, और उनसे फिर मतलब ये है कि हम जॉब स्पेसिफिकेशन की तरफ से भी जाते हैं ना। तो जी आज बिल्कुल मैंने एक नई बात सीख ली आपके सेशन में, कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको एम्प्लॉय के साथ बैठ के डिफाइन करनी होती है। तो दिस थिंग वाज अ न्यू आइडिया फॉर मी। जी जी और जो मैंने एक्सप्लेन किया जिस तरह, मतलब ये है कि जब जॉब क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद जो है उसकी जेडीज आ जाती हैं, और जेडी से जॉब स्पेसिफिकेशन, और फिर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो यही होता है ना, उस इंडिकेटर्स पे उनकी फिर परफॉर्मेंस एनुअल अप्रेज होती है सर। जी बिल्कुल ना। एग्जैक्टली इसमें ये भी होता उसमें। है ना, जब एनुअल बजट बन रहा होता है ना, एचआर का बजट डेवलप हो रहा होता है जी जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसमें फिर ये भी किया जाता है कि नेक्स्ट ईयर की जो पोजीशंस उन्होंने क्रिएट करनी है एज पर द एग्जैक्टली प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस जी पोजीशन का बजट भी सेट कर दिया जाता है, और ये टाइम फ्रेम भी सेट कर दिया जाता है कि किस किस टाइम में जाके ये हायरिंग हमने करनी है। एग्जैक्टली इस तरह से भी होता है ना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो उसमें दी जाती है। जी जॉब एग्जैक्टली। डिस्क्रिप्शन, लेकिन जो गोल सेट करने हैं ना, आपने गोल अपने एम्प्लॉयर के साथ बैठ के डिस्कस करने होते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है कि आप उनके साथ बैठ के सेट करते हैं और गोल्स सही। मैच करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ना। यस सर। जी जी इस और तरह से। सर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल तो फिर ओरिएंट, मतलब उसकी बेसिक उससे तो मतलब डिराइव जहाँ से होता है वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन से होता है ना, परफॉर्मेंस जी इंडिकेटर्स। बिल्कुल वहीं से होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ ही होता है ना। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि मतलब कुछ दिनों बाद, या मतलब जब गोल एम्प्लॉय के चेंज हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह चेंज होंगी, यानी जॉब रोल चेंज होता रहेगा ना। जॉब रोल देखिए, जॉब की डिस्क्रिप्शन जो है ना, और गोल जो सेट कर लिए जाते हैं ईयर के स्टार्ट के अंदर ना, जी फिर जब नीड आती है, देखिए ये कोई हतमी चीज नहीं होती प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनली ना। एज पर द नीड, आफ्टर हैविंग द कंसेंट, आपको लगता है यार इस एम्प्लॉय के अंदर ये पोटेंशियल किसी और चीज का भी है, जो जी उसके कोड से पता लगता है, उसके कंडक्ट से पता लगता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो आप फिर उसको कुछ और भी, उसकी जॉब इनरिचमेंट भी करना चाह रहे होते हैं, जी क्योंकि एग्जैक्ट। उसको आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। जॉब इनरिचमेंट करेंगे, कुछ और रोल भी उसको देंगे। जब कुछ और रोल देंगे आप, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी या कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। एग्जैक्टली जिस दिन आपने उसको जॉब इनरिचमेंट की, उसके कुछ और रोल भी ऐड किए, तो फिर आपने वहां से उस गोल्स को भी सेट करना शुरू कर देना है। उन गोल्स की भी इवेल्युएशन करनी शुरू कर देनी है जो उनको आपने दिए। एक्स्ट्रा तो तब देंगे आप ना, जब एक्स्ट्रा उन लोगों को देते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर देते हैं ना। ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वो होती है जो कि सेट होती है कि बस इन्होंने ये करना ही करना है, ये उनसे डिजायर की जाती है, जो डिमांड की जाती है ना। अब ऑर्डिनरी से ज्यादा कोई करेगा एक्स्ट्रा, तो उसको और काम मिलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक डिसेप्शन ये भी होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, कि हम आमतौर पे हमारे माइंड सेट में ये होता है कि यार जितनी तनख्वाह मिलती है उतना काम करो, ठीक है। एग्जैक्टली। ये होता है बेसिकली ना। तो ये तो बेसिकली एक पैटर्न है। ये आप, इसका मतलब है कि आप पैटर्न के कंट्रोल में आ गए ना। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा परफॉर्म कर जाओ, हो सकता है कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा परफॉर्म कर दो, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर जाओ, अपने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर जाओ, अपनी पोजीशन को आउटस्टैंडिंग लेवल पे ले जाओ, तो हो सकता है कि इसी सेक्टर के अंदर आपके पास कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाए। लेकिन अगर एग्जैक्टली आप हमेशा इस बार के नीचे रहेंगे कि मैं अभी सैलरी मेरी इतनी है और मैं मुझे इससे थोड़ा नीचे रह के काम करना चाहिए, इसके बराबर बराबर काम करना चाहिए, तो फिर आप बराबर रह के एवरेज लेवल पर रह के एवरेज ही चलते रहेंगे। एवरेज चलना तो आसान काम है, मुश्किल काम तो नहीं है। तो फिर आपको फिर ये। मिलता है एक्स्ट्रा माइल और भी कुछ सर नहीं ये मिलता। आखिर में जब अप्रेजल हो जाती है ना सर, जी उसमें जी कुछ लोग तो नीड इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं, और कुछ लोग मतलब बिलो, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, तो जो लोएस्ट रैंक में आ जाते हैं, तो वो फिर मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस उनको थैंक यू कह देती हैं, या मतलब उनके लिए भी मतलब ये कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो वो बिल्कुल शुरू। होते हैं ना, उसमें कुछ उन्होंने एक आखिरी रेटिंग रेटिंग होती है, रैंकिंग, जो अनसेटिस्फैक्टरी होती है ना। एग्जैक्टली
वो उसके ऊपर अनसेटिस्फैक्टरी लेवल पे आने से पहले पहले बड़ी एफर्ट्स उनके ऊपर एग्जर्ट की जा चुकी होती हैं, कोशिशें बड़ी की अच्छा। जा सकती है, बड़े प्लान उनके लिए बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर क्वार्टर में तो गाइडलाइन मिलती है ना, रिव्यू जब होते हैं गोल्स। इवन जी। अब तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पे तो मंथली रिव्यू हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब उसके बावजूद भी कोई अनसेटिस्फैक्टरी के लेवल पे आ गया तो उसका मतलब है कि वो अब ठीक नहीं हो सकता, तो फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन कर्टेसी के तौर पे एक महीने का टाइम देती है नॉर्मली, 1 से 2 महीनों का टाइम देती है ना। ये उसके लिए एक एग्जिट, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिट स्ट्रेटजी भी डिजाइन की जाती है ना, एग्जिट का भी प्रोसेस होता है। तो फिर एग्जैक्टली। वो मैच नहीं करते तो फिर शायद लोग मूव कर जाते हैं, चेंज कर देते हैं, डिपार्टमेंटल चेंजेस भी हो जाती हैं, और रिलोकेशन भी हो जाती है, ट्रांसफर भी हो यस। जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना। तो यस। ये सब चीजें की जाती हैं, और अगर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट तो लगता ही है ना, जी जी खामखा लगता है। तो उसका मतलब कोई रूल्स हैं, FR9 है कि क्या उसमें ये फाइनेंस डिवीजन ने डिफाइन किया हुआ है कि मतलब ये कि हर एम्प्लॉय का राइट है कि वो उसको एनुअल इंक्रीमेंट लगे। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का कोई चक्कर है जिस तरह मतलब ये लो वेज सैलरी होती है ना, मतलब लोएस्ट सैलरी डिफाइन करती हैं लेबर लॉज में। जी जी। तो उस तरह कोई मतलब ये कि एम्प्लॉय राइट्स डिफाइन किए गए हैं कि मतलब एनुअल इंक्रीमेंट उनको खामखा लगेगा, खा उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नीड इम्प्रूवमेंट में भी हो। ये बेसिकली इस तरह होता है ना, जैसे एक गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज तय की हुई है ना, एग्जैक्टली। उस पे तो आपने हर एक को लेके आना ही आना है, ठीक है, उस पे आना पड़ेगा ना। वो आप परफॉर्मेंस की बेस पे आप उसको रोक नहीं सकते ना। अगर आपने उसको रिटेन किया है, करना है, और उस प्रोसेस में नहीं गया कि उसको एग्जिट करना है, करवाना है, फिर तो आपने उसको वो देना ही देना है, ठीक है। वो फिर वो सैलरी एडजस्टमेंट होती है ना, वो उसको अप्रेजल नहीं कहेंगे आप, या परफॉर्मेंस सर इंक्रीमेंट सर नहीं। आप मेरी पॉइंट को समझे नहीं है। जी जी मैं असल में पूछ रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का राइट है, ये मतलब एक हम्म, लॉ के मुताबिक उनका राइट डेवलप हो जाता है कि 1 साल गुजर के उनको इंक्रीमेंट मिलनी है। जी जी। मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो नॉन पब्लिक हैं, उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस अप्रेजल होने के बाद उनका कोई राइट है कि उनकी तनख्वाह खामखा बढ़नी है कि नहीं? इट जी इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी और मैंडेटरी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छा। उनको भी इंक्रीमेंट मिलता है। मिसाल के तौर पे टॉप रैंकिंग एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पोजीशन है, टॉप रैंकिंग बंदे को ना अगर 20,000 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है ना किसी जी। वजह से ना, तो जो लोएस्ट परफॉर्मेंस है अनसेटिस्फैक्ट्री को तो फिर नोटिस मिल जाता है ना, सीधी सी बात है ना, एक तरह जी। से ऑलमोस्ट ना। जो यानी नीड इम्प्रूवमेंट वाला बंदा है, तो उसको क्या किया जाता है, उसके लिए 3 महीने का फिर वो बनता है PIP, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, या परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान ना। साथ ही उसकी इंक्रीमेंट लगती है, लेकिन फिर उसकी क्योंकि रेटिंग बड़ी कम होती है, तो उसकी रेटिंग के हिसाब से लोएस्ट लेवल का जो इंक्रीमेंट का एक वो उन्होंने ना ब्रैकेट भी दी होती है, ठीक है। तो उस ब्रैकेट के अंदर लोएस्ट लेवल पे जाके उसको इंक्रीमेंट लगाते हैं। एक एक टॉप परफॉर्मर को अगर प्रमोशन भी दी, साथ में 20,000 का इंक्रीमेंट लगा दिया, इससे ज्यादा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ है ना, ज्यादा भी हो सकता है, तो लोएस्ट परफॉर्मर्स को फिर परफॉर्मर को 1,000 रुपये लगा दिए, 2,000 रुपये लगा दी, या मिनिमम लगा दिया। लगाते जरूर है, जी। ये नहीं कि नहीं लगाते, लगाते जरूर है, लेकिन अगर मैंडेटरी नहीं है लेकिन लगाते मैंडेटरी, हैं। नहीं मैंडेटरी नहीं है ना, ये भी मैंडेटरी नहीं है कि भाई आपने हर साल ही वो इंक्रीमेंट देना ही देना है, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंट इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। नो नो नॉट अ राइट, प्रिविलेज नहीं है, राइट बल्कि प्रिविलेज एक तरह से मर्जी है, दे दी ना दी ना। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को और भी बड़े चैलेंजेस होते हैं, उसने लोगों जी। को रिटेन भी करना है, क्योंकि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, तो रिटेन करने के लिए फिर उसने लोगों को इंक्रीमेंट देना ही देना है। क्योंकि अगर आप इंक्रीमेंट नहीं देंगे और फेयर लिविंग वेज नहीं प्रोवाइड करेंगे उनको, तो एम्प्लॉय स्विच कर जाएंगे किसी ना किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना। तो जी। बिजनेस में रहना है, ग्रो करना है, तो फिर आपको ये चीजें वही करनी है जो मार्केट में चीजें हो रही हैं, तो वो थैंक यू सर। जरूरी है। थैंक यू ये वेरी मच। जी, एनी अदर कमेंट अबाउट दिस? जी फैसल, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, आई एम ओके राइट नाउ। बस जो आपने बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा निज़ाम बना हो या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जिसमें सारी चीज़ें ये कवर हों। अच्छा, वैसे ही मैं आई वाज जस्ट, आपने जो कमेंट बोले कि इंक्रीमेंट जो है वो इट्स इट्स अ प्रिविलेज नॉट अ राइट।
बट Yeah. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया के जो है डेमोक्रेसी एंड पॉलिसी, उसमें एवरी एम्प्लॉय हैज अ राइट टू इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या सीन है, बट वैसे मैं पूछना चाह रहा था आपसे। नहीं ये आप इंडिया का मैंने भी देखा था, उनकी लॉज जी में है कि इट जी इज अ राइट। नो नो, इंडिया में ऐसा है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि वो कोई लाजमी करना हो ना। ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो नहीं भी करती, और फिर कोई कंप्लायंस के इश्यू भी नहीं होते, लेकिन वो मल्टीपल रीजन होते हैं। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, उनका स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि उन्होंने ये देना ही देना है ना। ओके। बल्कि आप जब लेबर लॉ पढ़ेंगे ना, आप स्टडी करेंगे, तो उसमें ज्यादा जाके और भी क्लियर हो जाएगा कि ब्लू कॉलर जॉब वालों के लिए क्या होता है और व्हाइट कॉलर जॉब वालों के लिए कितना फर्क है ना। तो उसमें ज्यादा थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा कि कुछ चीजें जो मैंडेटरी है वो देनी पड़ती हैं स्टेट को, कुछ चीजें जहाँ पे वो लाजमी नहीं होती ना। सही है। राइट, थैंक यू जी। आयशा, आप फार्मास्यूटिकल से हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, अपनी बात करना चाहिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा तो एक्चुअली हमारा ईयरली इंक्रीमेंट एनुअल लगता है और डिपेंड ऑन देन परफॉर्मेंस। हमें कुछ मैनेजर्स, कुछ ऑफिसर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, उनको टास्क भी मिलते हैं जिस तरह आपने बताया हमें। उसी तरह जिस तरह आपने डिफाइन किया है उसी तरह एक्चुअली होता है हमारा। हमें गोल्स दिए जाते हैं एयर स्टार्टिंग में कि आपने ये अचीव करना है कोई, या हमसे पूछे जाते हैं कि कोई आप ऑब्जेक्टिव्स या कोई ऐसा गोल है जो आप इस ईयर आप चाहते हैं कि आप अचीव करें, जो आप पिछले साल अचीव नहीं कर सके। या किसी इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस भी होती है जिसमें हमें एक इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस का भी हमें पोर्शन मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस बेस पे थी, अब आप क्या आपका क्या गोल सेट है कि आपकी परफॉर्मेंस इस बेस से नेक्स्ट लेवल पे चली जाए। तो ये भी हमारा एक होता है। और हमारे मैनेजर्स जो, या फिर हम अगर हमारे पास डायरेक्टर है, लाइक मैं डायरेक्टर को रिपोर्टिंग करती हूँ, अपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। तो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो फिर जो भी हमें गोल सेट करके देते हैं, हम उसकी बेस पे हमें इवैल्यूएट किया जाता है। अगर हमारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट के जैसे हमें 3 कैटेगरी दी जाती है। मतलब यू आर लर्निंग, मतलब आप लर्निंग पीरियड में हैं और आप एग्जीक्यूशन पीरियड पे हैं, या फिर आप मैनेजमेंट पीरियड पर हैं। मतलब आप जो चीज सीख रहे हैं, या आप अभी अगर लर्निंग पीरियड में हम लोग होते हैं तो हमें कोर्सेस मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग के कोर्सेज मिलते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। और अगर हमने वो ट्रेनिंग पहले से ली हुई है तो इस ईयर हमारा एग्जीक्यूशन का टाइम होता है कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस कोर्स को, या जो भी हमें सेट प्लान हुआ था उसको लेते हुए। और तीसरा, अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं इन केस, तो अगर हमारी परफॉर्मेंस जो हमने सोची थी उससे बेहतरीन हो गई है, तो फिर वो ये चेक करते हैं कि क्या वो टारगेट हर ईयर अचीव कर सकेंगे हम या नहीं। अगर इन केस के क्योंकि हमारी हम फार्मास्यूटिकल है तो हम प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको प्रोडक्शन के हवाले से बता देती हूँ। लाइक हम ये सेट करते हैं कि जो मैनेजर है उन्होंने जो गोल सेट किया था अपने ऑफिसर्स के लिए कि भाई आपने इस ईयर जो मार्केट हमारी डिमांड है वो 1 लाख है इस प्रोडक्ट की, तो हमने 1 लाख इस मंथ में अचीव कर लिया है, बल्कि 1 लाख से ज्यादा अचीव किया है। अब फिर हम हर चीज चेक करते हैं, क्या हमारे रिसोर्सेस की वजह से हमें अचीव हुआ, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से अचीव हुआ, हमारे वर्कर्स की तरफ से अचीव हुआ, क्या ऐसी क्वालिटी थी या क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से हमने वो टारगेट इस मंथ अचीव कर लिया। और वो उसकी बेस पर वो ये चेक कराते हैं हमसे, जो मैनेजर से चेक कराते हैं यूजली, कि आपकी एम्प्लॉय नेक्स्ट मंथ में अगर हम सेम टारगेट विथ लिटिल बिट उनकी रेशियोज का बढ़ा दें, लाइक 1 लाख है तो नेक्स्ट मंथ में आपको 1,20,000 हमें टारगेट मिल जाए, तो क्या वो अचीव कर पाएंगे। तो उसकी बेस पे भी हमें परफॉर्मेंस, अगर हम स्मूथली एक हमें टारगेट दिया जाता है लाइक 1,1,1,1,1 हमें दे दिया 1 लाख 1 लाख, और हम अप एंड डाउन कर रहे हैं, कभी 1 लाख कर रहे हैं, कभी 99 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, तो उसकी बेस पर हमें इवैल्यूएट किया जाता है कि
क्या हमारी मैनेजमेंट की तरफ, क्या हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, ऑफिसर की परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, वो एब्सेंट ज्यादा थे, उनका मतलब इंटरेस्ट लेवल नहीं था, या उन्हें जो भी ऑब्जेक्टिव थे उसको हल करने की कोशिश नहीं की, जो मसले मसाइल थे बीच में आ जाते हैं, वो, या वर्कर्स की क्वांटिटी कम थी हमारी जिसकी वजह से हम अचीव नहीं कर पाए, या हमारी मशीनरी कम थी, खराब थी, जिसकी वजह से हम अचीव नहीं कर पाए, मेंटेनेंस नहीं हो पाई उन मशीनों की, तो उसकी बेस पर हमें परफॉर्मेंस मिलती है सर। और एक और चीज होती है हमारी कि हमें टास्क दे दिया जाता है, और बीच में भी हमें मिड ऑफ द ईयर में हमें कभी भी टास्क दे दिया जाता है कि लाइक यू हैव टू अचीव दिस टास्क, और आपका ये टास्क है, और कभी भी हमें इवैल्यूएट कर दिया जाता है उस टास्क की बेस पर। वो सरप्राइज टास्क होता है हमारा कि आपको सीईओ की तरफ से हमें एक टास्क मिल जाता है, और वो सरप्राइज टास्क होता है सर, और उसकी बेस पर कभी भी रिजल्ट मिल जाता है, कभी भी पूछ लिया जाता है, और अगर इन केस हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे होते हैं और इस टास्क को हम भूल जाएं, या हम कहेंगे सर अभी हम वो काम कर रहे थे, तो वो भी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंटिंग में आ जाता है इन द एंड ऑफ द ईयर। यस, ऐसा होता है। असल में ना जो कॉर्पोरेट्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा कल्चर डिफरेंट होता है, लेकिन जो ऐसी कॉर्पोरेट है ना जहाँ पे वन मैन होता है या सेट कल्चर होता है, जैसा कि और भी चीज़ होती है ना, हायरार्की की डेवलप होती है, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है। आपके यहाँ जैसे आपने एग्जांपल दी, टारगेट वाइज एसपीओ को सेट करते हैं टारगेट आप, और फिर सेम पीरियड लास्ट ईयर से आप कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर फोरकास्टिंग अलग होती है, बजटिंग अलग होती है ना, इस तरह से परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे होते हैं अपने इन चीज़ों को। लेकिन ओवरऑल सिस्टम यही चल रहा होता है, और एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि कुछ जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो भी आपने अचीव करना ही है ना। यस सर, ऐसी है हमारा, Yes. बिल्कुल ऐसी है। Thank you. ओवरऑल जो आपने बताया है सेम टू सेम वही पॉइंट्स है, बट थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंजेस है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज हो जाता है उसकी वजह से। जी बिल्कुल ना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है। लेकिन अगर आप जैसे, अब मुझे नहीं पता आप कौन सी फार्मास्यूटिकल में हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर देखें तो फिर जैसे वो है, फाइजर है कराची में है, या रोश है, एबट है, ये मल्टीनेशनल हैं, इनके यस सर, मल्टीनेशनल और नेशनल में भी फर्क है। जो फैसिलिटी मल्टीनेशनल दे रही हैं वो नेशनली दे रही, और जो नेशनल दे रही हैं वो उससे बियॉन्ड अबव आप समझ लें मल्टीनेशनल दे रही होती हैं। और कुछ लोकल कंपनीज हैं जो कोशिश कर रही होती है कि हम एटलीस्ट नेशनलाइज हो जाए, अपने आप को कर लें, उसके लेवल में कर लें। हाँ, ऐसे ही बड़ी जैसे गेट्स है पाकिस्तान में, वो जो इवन इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, या अगर फॉर्म में वो देख लें, या और भी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो डेवलप हो रही हैं और भी डाइवर्सिफाई करते चले जा रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट करते करते चले जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, जो अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम जो था ना, वो तो बहुत अरसे से चला आ रहा है, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेड था भी और है भी, और किसी ना किसी सूरत में चलता आ रहा है। लेकिन अब जो चीज ऐड हो गई है वो ये है कि ऑटोमेटेड इसको कर दिया गया है। जब से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, और जो प्रोफिशिएंसी है और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज कर चुकी है, की जा चुकी है। अब इसको समझते हैं। व्हाट इज नीडेड इज अ मोर robust and modern performance management system that is devoid of bias and favoritism to deliver desired outcome. This is where technology can play a huge role in terms of automating and innovating performance management system. If done well, they can not only make appraisal appealing for employees but also reduce the administrative burden of HR and managers in conducting effective performance appraisal. अभी जब से ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया ना, कोई ये नहीं कह सकता कि बाइस है, मेरी परफॉर्मेंस नजरअंदाज हो गई है, मेरी परफॉर्मेंस को कंसिडर ही नहीं किया गया। परफॉर्मेंस तो आप हर वक्त में, आप हर दिन में उसके अंदर रिपोर्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, सिस्टम उसको रिकॉर्ड में ले आता है, सिस्टम उसके बेस पे डाटा बनाता है, सिस्टम उसके बेस पे इवैल्यूएशन करता है, सिस्टम उसके बेस पे ग्राफ्स बनाता है, सिस्टम उसके बेस पे आपकी
जो परफॉर्मेंस है उनके अंदर पीक्स एंड ट्रफ्स जो आ रहे हैं उनको बताता है, उनके बारे में इंडिकेशन दे देता है। सिस्टम तो रेड अलर्ट भी कर देता है, फ्लैग भी जनरेट कर देता है कि भाई आप कितना डेविएट कर रहे हैं अपने टारगेट से, अपने ऑब्जेक्टिव से, ये सिस्टम बता देता है। मैनुअली जब ये चलता था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम तो ये ऐसा नहीं होता था। सिस्टम आपको बेटर वे में गाइड कर देता है, बता देता है कि आपको किस तरह से इंप्रूव करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। सिस्टम की बात नहीं मानोगे, सिस्टम की बात नहीं मानोगे तो अल्टीमेटली सफर करेंगे आप। ये नहीं है, प्रीवियस जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता था, जब मैनुअल होता था, उसमें सरप्राइजेस बहुत मिलते थे। इस सिस्टम में सरप्राइजेस नहीं मिलते हैं। इसमें जो सिस्टम में जो चीजें हैं वो डिटरमिन्ड हो जाती हैं, प्री डिटरमिन्ड होती हैं। आपको पता लग जाता है कि आपने कहाँ पे जाके लैंड करना है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप अब कोई ये नहीं कह सकता कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी परफॉर्मेंस को कंसिडर ही नहीं किया गया। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रखे जा चुके होते हैं। और इन सिस्टम्स के अंदर मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अगर एम्प्लॉय जिसकी आपने रेटिंग की है, जिसको आपने रैंक की है, रिवॉर्ड की है, उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो आपकी रैंकिंग को चैलेंज कर सके। आपकी रैंकिंग को चैलेंज करे, अगर उसको लगा कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ वो, तो फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए सिस्टम के अंदर मौजूद है कि वो अपील कर सकता है। जब वो अपील करेगा, सिस्टम के अंदर रहते हुए अपील के ऑप्शंस होते हैं। सैप के अंदर है, सक्सेस फैक्टर के अंदर है अपील का, ओरेकल के अंदर भी है कि आपको मंजूर नहीं है जो आपकी रेटिंग हुई है, जिस तरह से रिव्यू किया गया आपकी परफॉर्मेंस का, आप उसको साथ इत्तेफाक नहीं करते, तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जब आप चैलेंज करेंगे तो अल्टीमेट अपील में चला जाएगा। जब वो अपील में चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा अपील में जाने के बाद कि आप का जो मैनेजर्स हैं, जो जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, वो फिर उससे स्किप हो जाएंगे। फिर आपकी डिस्कशन उनसे ऊपर के लेवल पे चली जाएगी, जो नेक्स्ट लेवल है। इसको कहते हैं स्किप लेवल, यानी जो बिल्कुल आपके ऊपर का लेवल है, इमीडिएट लेवल, वो स्किप हो जाएगा। अगर आप किसी मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं और वो मैनेजर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, तो आप फिर डायरेक्ट हो जाएंगे सिस्टम के अंदर अपने जीएम के साथ, वहां से कम्युनिकेशन होगी। अल्टीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं था तो वहां पे इवन जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे और सीईओ थे, सिस्टम उधर तक लेके जाता था। एंड जो होता था, अगर आप मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप एंड पे जाके आपकी जो अपील है वो सीईओ तक जाती थी। वहां पे पूरी कमेटी बैठती थी, फिर वो आपको, या तो वो आप उनको सेटिस्फाई कर लेते थे, या आप उनको कन्विंस कर लेते थे, या फिर वो आपको कन्विंस कर लेते थे, जस्टिफाई कर देते थे चीजों को ना। तो ये इस तरह की भी ट्रांसपेरेंसी है, इस तरह की प्रोविजन भी मौजूद है ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के सिस्टम्स के अंदर, जो कि इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है। राइट, अभी हम देखते हैं कि वो कौन कौन से की फीचर्स ऑफ इफेक्टिव ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो होने लाजमी है, जिनकी मदद से वो ऑप्टिमम लेवल पे अपना काम कर सकेगा। और वो हर परफॉर्मेंस ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी आप डिजाइन करते हैं, जो भी इंप्लीमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडक्ट करते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कस्टमाइजेशन भी होनी चाहिए। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बने हुए हैं पीएमएस सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहां पे वो फिर आप उनके अंदर ये वायबिलिटी नहीं होती, ये प्रोविजन नहीं होती कि आप उनको चेंज कर सकें, कस्टमाइज कर सकें। तो सबसे पहली जो चीज है कस्टमाइजेशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट शुड बी कस्टमाइजेबल टू सूट योर ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्री एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कि आप अपने गोल के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये है कि कोई सरप्राइज किस्म का टास्क दिया जाता है जो कि आपके गोल्स के अंदर शामिल होता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हो जब भी आप चाहें। ठीक है, अगर एक पोजीशन के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर एचआर की पोजीशन है कंपनसेशन एंड बेनिफिट में, मिसाल के तौर पे कोई एक साहब वहां पे काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर लिया, फिर नए साहब उनकी जगह पे आए, तो उन्हीं के जो गोल सेट हुए थे, उस पोजीशन के साथ जो सेट हुए हुए गोल थे, वो नए आने वाले साहब को या मोहतरमा को
डेलीगेट कर दिए जाए, असाइन कर दिया जाए। तो ऐसी ट्रांसपेरेंसी, ऐसी कस्टमाइजेशन होनी चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि आप उसको ट्वीक कर सकें, चेंज कर सकें, रीडिजाइन कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकें। नंबर 2 पे क्या चीज़ है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. It should be able to eliminate the confusion that both managers and their team experience in the process of performance management. कि वो सारी confusion को, ambiguity को दूर कर दे performance management. Transparent इतना हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स के दरमियान में, कलीग्स के दरमियान में या सबऑर्डिनेट के दरमियान में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन क्रिएट करे, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे। सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जरूरी है कि उसके अंदर किसी किस्म के बग्स ना हो, किसी किस्म की कंफ्यूजन को क्रिएट करने वाला कोई एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट पे देखते हैं जी, उस सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू ऑफर ऑब्जेक्टिव मैट्रिक ऑन विच मैनेजर्स कैन बेस देयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये पूरे के पूरे जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपने सेट किए हुए हैं, उनके ऊपर वो बना के मैट्रिक्स बना के दे, उसके ऊपर ग्राफ्स बना के दे, ये सारे इवैल्यूएशन करके दे, और डिफरेंट तरह के जो इवैल्यूएशन है या चीज़ें हैं मॉनिटरिंग के लिए, हेल्प करने के लिए, वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की टूल्स प्रोवाइड करे जिससे मैनेजर को गेज करना आसान हो जाए कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पे इम्प्रूव करना है, कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है, और जहाँ पे अप टू द मार्क जो है उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसमें अपनी एफर्ट एक्सर्ट की जा सकती है, राइट। फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. इट शुड अलाउ फॉर रियल टाइम इंस्टेंट फीडबैक एंड पीरियोडिक एम्प्लॉयज रेटिंग. ये नहीं है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के आप को सिर्फ वो 1 क्वार्टर के बाद ही रिपोर्ट दे, 3 महीनों के बाद रिपोर्ट दे, ऐसा नहीं है. जब आपको चाहिए फीडबैक चाहिए, आप जब आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, जब आपको कोई डाटा चाहिए, वो आप उससे ले सकें और आपको वो मिल सके. यानी कि अब डाटा तभी मिलता है जब डाटा उसके अंदर यानी इनकॉर्पोरेट किया जाए, जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की जाए, तभी आपको वो डाटा मिलता है, तभी आप उससे डाटा ले सकते हैं. तो ये जरूरी है कि आप के पास हर वक्त आपकी एक्सेस में चीजें हों जिनसे आप अपनी चीजों को एंगेज कर सकें, आप लेके चला सकें. दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. ये 4 कंपोनेंट जिनके बारे में हमने बात की है, किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होने बहुत ज्यादा जरूरी है. अब तो हमने सारा कुछ स्टडी किया, थोड़ा सा इसके बाद बीच में थोड़ी सी एग्जांपल्स लेंगे कि हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो इसके कैरियर की स्ट्रीम्स क्या हैं. यहाँ ये देखिएगा कि एक एग्जांपल मैंने दी है, फॉर सिर्फ एग्जांपल के लिए ये ऐड आप यहाँ पे लगाया है. इसकी डेट गुजर चुकी है लेकिन ये है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट की हैं. यहाँ पे स्टाइलो एक बड़ा ग्रुप है और वहाँ पे उनको क्या चाहिए, AMHR चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ना. तो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, साथ में उन्होंने एक्सपीरियंस डिफाइन किया, मांगा है कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए एज पर द JD स्पेसिफाइड बिलो. सारी JDs के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको मैं ये सारी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा. उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जो कि वो उससे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असिस्टेंट मैनेजर HR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. और उसमें जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं पीछे प्रीवियसली, वो सारी ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ है, तो इसमें वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे कि वो एक्सपेक्ट की जाती हैं एक इंडिविजुअल से कि जो भी इसमें अप्लाई करेगा. ऑटोमेटेड एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है ना, ATS. जो ATS की बात की जाती है तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि ATS के अंदर कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम या ऑटोमेटेड सिस्टम है, उनमें इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाता है कि आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब के अंदर जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन मांगी होती है, दी होती है उन्होंने, तो हम ये करते हैं कि कीवर्ड होते हैं रिज्यूमे के अंदर, CV के अंदर, हम वो मिस कर देते हैं.
तो ये लाजमी है जब किसी जॉब पे आप अप्लाई करें ना, और अगर वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऑटोमेटेड है, तो सिस्टम ने उसको ट्रैक करना है एप्लीकेशन को, और ऑटोमेटेड ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें GSK GlaxoSmithKline है, या और भी वर्काडे है, वो GSK तो एक कंपनी है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वो प्रिस्क्राइब की हुई है, सब्सक्राइब की हुई है। उस सिस्टम के जरिए से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पे ज़रूर देखें कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अपने रोल के अंदर उस रोल से मिलती जुलती चीज़ ज़रूर लिखें अपने रिज्यूमे के अंदर जब आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर उससे मिलती जुलती चीज़ आप अपनी जो आपकी समरी है, कैरियर समरी है, उसमें ज़रूर डालें, क्योंकि ऑटोमेटेड जो सिस्टम होता है, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो फिर कीवर्ड के ऊपर चलता है कि वो मैच करता है, कि CV को मैच करता है। और कोशिश करें कि CV को जब भी अप्लाई करना हो तो वर्ड में भेजें, क्योंकि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वर्ड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू PDF। तो ये ज़रूरी है। ये वैसे एक बता रहा हूँ एक टूल। ठीक है, ये देखिएगा, ये एक और कैरियर लेवल, वो थोड़ा सा सीनियर लेवल का कैरियर था, ये एंट्री लेवल का कैरियर है। अब इसमें उन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने सीनियर ऑफिसर PS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मांगा हुआ है, परमानेंट पोजीशन है, और वो डिपार्टमेंट भी जो उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे भी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या चीज़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि लोड मैनेजमेंट को देखना है, इंश्योर बिलो फॉर रिस्पेक्टिव नोड्स, लोड मैनेजमेंट, KPI मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, स्पेयर मैनेजमेंट, वेंडर डीलिंग, हेल्थ चेक, कुछ चीज़ें और भी ऐड कर लेते हैं जो किसी और स्ट्रीम की होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह से होती है ना। फॉल्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नई एंट्री पोजीशन है, एंट्री पोजीशन पे थोड़ा लोड ज़्यादा डाला जाता है नॉर्मली। जो ग्रेजुएट ट्रेनी होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, या इंटर्नीज होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको और तरह से कंसिडर किया जाता है। तो ये सारा का सारा उसमें भी डिस्कस किया गया। अब ये एंट्री लेवल की पोजीशन है जहाँ पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरत है, फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चाइना पाक मोबाइल जो जोंग वगैरह है उनके लिए ये उसकी जॉब है। अब ये देखिए, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उन्होंने स्पेशलिस्ट को मांगा हुआ है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड OD मैच भी कर लिया ना वर्कलोड के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो सकता है समटाइम इतना बड़ा ना हो, तो 2-3 रोल को, ऑर्गेनाइजेशन का वर्कलोड इतना ना हो, मैन पावर भी इतनी ना हो, हेड काउंट भी इतना ना हो, तो वर्कलोड को भी फिर उन्होंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है कि 2-3 रोल जो है इकट्ठे कर दिए होते हैं उन्होंने ना। जैसे इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और OD, उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, समटाइम ये भी चल रहा होता है इकट्ठा ना, एक साथ मिलके, क्योंकि कॉन्कॉमिनेंट एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले रोल होते हैं इसमें। अब इसमें ज्यादा बताया नहीं क्योंकि सपोर्टिव रोल है, तो इसमें इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, बस गोल सेटिंग के ऊपर बात की है, या पीरियोडिक परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है। तो फिर इस तरह से है ये एग्जांपल्स है जो आप देखिएगा, और आप खुद भी अपनी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं, और भी रिसर्च करेंगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। इवन जनरल मैनेजर लेवल तक की आपको कैरियर डोमेन मिल जाएंगी, कैरियर स्ट्रीम मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर पोजीशंस आपको मिल जाएंगी, GM लेवल तक, डायरेक्टर लेवल तक, डायरेक्टर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जनरल मैनेजर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी मुख्तलिफ जगहों में। अभी देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। ठीक है, अ जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ यूजफुल sorry, a job description is a useful plain language tool that explain the task, duties, function and responsibilities of position. It details who perform a specific type of work, how that work is to be completed, and the frequency and the purpose of the work as it relates to the organization's mission and goals. तो सब पोजीशन के साथ भी मैच करता हो, ऑर्गेनाइजेशन की विजन के साथ भी मैच करता हो, और उसमें सारा डिस्क्राइब किया जाता है। कि आपने देखा होगा जॉब के एडवर्टाइजमेंट अब आते हैं, तो उस जॉब के एडवर्टाइजमेंट में ये भी लिखा जाता है, ये मेंशन किया जाता है कि पहले 30 दिनों में आपसे किस चीज की तवक्को की जा रही है, नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट जो 60 डेज होंगे या 30 डेज होंगे उनमें क्या किया जाता है, फर्स्ट 90 डेज में आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और आपसे क्या क्या रोल करवाया जाएगा, क्या क्या काम करवाया जाएगा, और किस किस तरह से आपको
ग्रोथ प्रोवाइड की जाएगी, आपको डेवलप किया जाएगा। ये सारा का सारा उन्होंने एक रोड मैप बना के दिया जाता है। जैसे अब अगर आप मोबाइलिंग की या जैज की जॉब देखेंगे या टेलीनॉर की जॉब देखेंगे, तो उसके अंदर उनकी वेबसाइट पे जाके भी देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है जी। जॉब डिस्क्रिप्शन आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन सच अ डिटरमिनिंग सैलरी लेवल, conducting performance reviews, clarifying mission, establishing titles and pay grades, and creating reasonable accommodation control, and as a tool for recruiting. Job descriptions are useful in career planning. This is very much important. जो भी आपके पास जिसकी क्रिस्टल क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन होंगी, तो वो उसके लिए इजी होगा कि वो किस तरह से वो उस जॉब को हैंडल करता है, किस तरह से अपनी कैरियर प्रोग्रेशन को देखता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कितना आप उसको रिटेन रख सकते हैं, कितना वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंगेज है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए जी, जॉब कंपोनेंट ऑफ अ जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि आपको बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल जॉब डिजाइन भी करनी पड़ती है, जॉब डिस्क्रिप्शन को भी डिजाइन करना पड़ता है और मेंशन करना पड़ता है। द जॉब टाइटल इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन 1 to 4 word of the job which reflect the content, purpose and scope of the job and is consistent with other job titles of similar role within right state यूनिवर्सिटी की एक एग्जांपल दी गई है कि आपने एग्जांपल इंक्लूड आर्किविस्ट जो आर्काइव करते हैं वो बनाते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर डिसेबिलिटी सर्विसेज, एसोसिएट रजिस्ट्रार, डायरेक्टर स्टूडेंट हेल्थ सर्विसेज। ये एक एग्जांपल उन्होंने बताई है कि जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे तो जॉब टाइटल लिखेंगे, और जॉब टाइटल एक ऐसी चीज होगी जो फौरन ही बहुत ज्यादा डिपेक्टिव होगा, जो कि फौरन ही बता देगा, 1 से 4 लफ्जों के अंदर जॉब टाइटल लिखेंगे। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट कर दें, मैनेजर रिक्रूटमेंट कर दें मिसाल के तौर पे, तो जब इतना ही लिख दिया तो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया कि इस जॉब से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और इस जॉब की डोमेन क्या होगी, इस जॉब के रोल क्या क्या होंगे, तो ये किया जाता है। ये भी वही बात हमने जो डिस्कस की कि जॉब पर्पस क्या है। द जॉब पर्पस प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ द रोल level and scope of responsibilities consisting of 3 or 4 sentences providing a basic understanding, the bird's view eye view of the role, a concise summary of why the job exists। ये सारा जॉब पर्पस आप इसमें लिख देंगे, ये लाजमी लिखें। जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो, तो इसमें जॉब पर्पस भी जरूर लिखें ना, एक समरी में लिखें। जिस तरह आप कहीं अप्लाई करते हैं तो एक आपने कैरियर समरी भी आपने लिखी होती है ना, तो इस तरह से आप जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे आप फिर ये पर्पस पूरा लिख देंगे, इस जॉब के होने का मकसद क्या है, इस जॉब से क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता है, इस जॉब की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस जॉब से रिलेट किया गया है। फिर जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स description of the duties and responsibilities assigned to the job, also referred to as the essential function. They describe the fundamental nature of the job which occupies a large proportion of the employee's time. Sometimes it's considered include explanatory phrases which tells why, how, where or how often the task and duties are performed. Focus on outcome of task, reference areas of decision making where one will influence or impact। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, बुलेट्स में भी लिख सकते हैं जब आप डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अकाउंटेबिलिटीज, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक थॉट प्रोवोकेटिव किस्म का प्रोसेस है जिसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपने पूरी की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन को डिजाइन करना है, लिखना है और डिस्कस करना है। अब ये भी एक चीज है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपने क्वालिफिकेशन को भी कंसीडर करना है कि जो रोल आपने रिक्रूट करना है, हायर करना है, एक्वायर करना है, और उसमें फिर उससे रेलेवेंट क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है। ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन कौन सा जो उसके लिए चाहिए, तो इसको भी जरूर देखिएगा कि उस जॉब से रेलेवेंट है कि नहीं। टेक्निकल जॉब्स हैं तो टेक्निकल जॉब से रेलेवेंट टेक्निकल एजुकेशन है, अगर मैनेजमेंट की जॉब है तो फिर मैनेजमेंट की जॉब से रेलेवेंट फिर मैनेजमेंट की एजुकेशन है, इसको भी कंसीडर करेंगे। क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस क्या है,
उसकी नॉलेज कितनी है, नॉलेज को भी आप असेस करेंगे, ठीक है, स्किल्स कैसी है उसकी, एटीट्यूड कैसा है, सारा का सारा आप देखेंगे कितने अरसे से वो काम कर रहा है। एजुकेशन देखेंगे, आइडेंटिफाई द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अब उसने कितनी मिनिमम लेवल की एजुकेशन है वो अचीव की हुई है कि नहीं की हुई, और एजुकेशन के साथ साथ उसका कितना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को भी आप देखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है और उसे कितना अर्सा स्पेंड किया है, ठीक है जी। तो ये इन चीज़ों को भी आप कंसिडर करेंगे। फिर नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी को भी देखेंगे, ये कितनी नॉलेज है, कितना अर्से से काम किया है, इंडस्ट्री का नॉलेज भी है कि नहीं है, एबिलिटीज कितनी अच्छी है उसकी, क्या कॉप अप कर सकता है, प्रेशर को हैंडल कर सकता है वो बंदा, स्ट्रेस मैनेजमेंट को हैंडल कर सकता है, प्रेशर के अंदर काम कर सकता है, ठीक है, और वो उसका एटीट्यूड क्या है, इन सब चीज़ों को भी आप कंसिडर करेंगे। और जॉब डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन करते हुए इनको रखना जरूरी, असेस करते हुए भी आप देखेंगे लोगों को कि जो आ रहा है इसका जनरल नॉलेज भी कितना अच्छा है, अपडेटेड कितना है, इंडस्ट्री के बारे में कितनी अपडेट्स है, उसको जिस रोल के अंदर उसको रखने जा रहे हैं उस सेक्टर का उसको कितना अंदाजा है, उस सेक्टर के अंदर कंपटीशन का उसको कितना पता है। तो ये सारा का सारा आप उसमें कंसिडर करेंगे अपने इस जॉब डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन करते हुए, राइट। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आप किस तरह लेके चलते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को डिज़ाइन करते हुए आप किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं अपने लोगों की, अपने डिपार्टमेंट की और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे हमारे आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं ये चाहूँगा कि हम सब लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करें, ताकि फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं आज के सेशन को, राइट जी। जी कोई जिन लोगों से हमने बात नहीं की उनसे थोड़ा बात करते हैं। जी राहत बानो, मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आज के सेशन से आपका क्या टेक आउट है, टेक अवे क्या चीज़ है, बताइएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर जब हमने बात की। Ji sir, actually when we were discussing the appraisals, so a few days ago I was going through this situation that one of my employee that I had given her needs improvement. So she didn't get any increments. So she was of the point, she was of this point of view that she was saying that it's my right, not like it's my right that all the employees they got the they got increments and only 2 or 3 those who had got needs improvement. So they were saying that why increment is not given to me, if even if it's a minimum amount it should have been given to me. So I requested the HR that if a person gets needs improvements, so that person will not get any increment. So from today's session, like when it was discussed that in Pakistan it's not a right, but in private organization it's not a right but a privilege. So I could now I got the answer for that for her question, that even if like there is a room, always there is a room for improvement, and throughout the year if an employee cannot does not get any increment, so the frustration is like that is obviously that person will be frustrated, but it can be one of the point that I can discuss it with that employee, that yes, it's not a right, but it's a privilege. So you can perform, you can try for better performance this year, so that you're eligible next year for the increments. Yeah. Thank you very much for sharing your point of view and your experience. Great. जी और मैं इनसे पूछना चाहूँगा जो हमारे साथ हैं वकारुद्दीन और जीनतुलैन। यस वकारुद्दीन साहब, आप अपने बताइएगा अपने एक्सपीरियंस क्या है आपका, आपके यहाँ किस तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को गेज किया जाता है।
और किस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन को डिजाइन किया जाता है, और आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें? ओके, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। कोई वकारुद्दीन साहब शायद मेरे ख्याल से अवे हैं, तो बात में सुन नहीं पाएगा, नहीं तो कोई और सर मैं पॉइंट बता देती हूँ बताइए। इम्तियाज में जो जी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो बेल कर्व के थ्रू होता है, और जो भी अप्रेजल होता है हमारा बेल कर्व मेथड यूज होता है, रेटिंग होती है। जो हमारे ब्लू कॉलर स्टाफ है उसके लिए हम 180 डिग्री फीडबैक यूज करते हैं, और जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसके लिए हम या 270 या तो 360 डिग्री फीडबैक करते हैं। क्योंकि हमारे पास ब्लू कॉलर स्टाफ ज़्यादा है, तो राइट, उसमें सिर्फ हम मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, उनसे रिव्यूज लेते हैं LM1 एंड LM2 दोनों से, राइट, लाइन मैनेजर 1 एंड लाइन मैनेजर 2। फिर जो भी रेटिंग होती है वही बेल कर्व के थ्रू, जो भी मीट एक्सपेक्टेशन में परसेंटेज है, परसेंटेज वाइज हम इंक्रीमेंट करते हैं। मीट एक्सपेक्टेशन में कितनी होगी, अबव एक्सपेक्टेशन में कितनी परसेंट होगी, या बिलो एवरेज है तो कितनी होगी, और एवरेज है तो कितनी होगी। और जिनकी जो एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं करते उनका फिर इंक्रीमेंट फिर नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इस तरीके से होती है। जो भी अप्रेजल होता है वो एनुअल बेस पे होते हैं। एनुअल बेस पे होता है, राइट, बिल्कुल सही जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बेल कर्व के ऊपर भी बहुत से लोग करते हैं, ऑब्जेक्शन लेके आते हैं, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन कोटा होता है। जी सर, हर जगह यूज नहीं हो सकता, हाँ जी, डिपेंड करता है आपका क्वांटम क्या है। अब जैसे मैं बात करी ब्लू कॉलर स्टाफ ज्यादा है, उस पर कभी भी वैसे कहते हैं कि 360 फीडबैक जो है वो आइडियल है फॉर अप्रेजल, बट जहाँ पे हम बात करते हैं मोर देन 10,000 एम्प्लॉइज, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता। दैट्स द रीजन दैट वी आर फॉलोइंग द बेल कर्व मेथड। राइट, बिल्कुल सही है, सही है। वहाँ पे आप 360 डिग्री का फीडबैक ले नहीं सकते इतने ज्यादा लोगों से, वरना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी लिया जाता है। जी, आई वाज प्रीवियसली इन जहाँ ICAI। पे हेड काउंट कम है, जैसे 50 एम्प्लॉयज भी हैं, वहाँ पे फिर भी ये फीजिबल है। जी जी, लेकिन हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन मैनेजरियल लेवल पे क्योंकि उनका इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, फिर हम पूरा प्रॉपर 360 डिग्री फीडबैक पे हम वर्किंग करते हैं। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, कि आपने बताया लोगों को हमें सॉरी सीखने का मौका मिला। हुई थी तो इसलिए मैंने माइक अनम्यूट नहीं किया। कोई इशू नहीं, आपकी तरफ से इन्होंने बता दिया। और आप कुछ इस पे आप रोशनी डालना चाहिए तो आप बताइएगा, ताकि हम सब लोग लर्न कर आज सकें। जो भी सेशन था उसमें तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से हमें जो क्वेश्चन यूजुअली होता है कि किस तरीके से हम कंप्लीटली उसमें इंडल्ज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जीनतुल ने बताया कि हमारे यहाँ किस तरह हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट, और यू कैन से कि हम एक नए सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग के चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हो जाएं। जैसे अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास POM में जो कि मैनुअली होती है, तो वी आर सही, ट्राइंग टू मेक इट मोर विजिबल, और यू कैन से ट्रांसपेरेंट। राइट, जी बिल्कुल सही है। आई सी डिस्कनेक्ट हो गए शायद। सही कह रहे हैं, अभी लोग ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में आपने बताया आपका तो डाइवर्सिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस है इम्तियाज का। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिस्टम के ऊपर चीज़ों को लेके आ चुकी हैं, तो वहाँ पे इवन जो ब्लू कॉलर जॉब वाले भी हैं उनको भी इसी असेसमेंट में से गुजारा जाता है। वहाँ पे अब उन्होंने 360 डिग्री ही की फीडबैक लेना शुरू कर दिया, उनके कंसेंट लेना शुरू कर दिया, और उनको सिस्टम पे लेके आ गए ना। तो इस तरह से, लेकिन कई सर ऑर्गेनाइजेशन नहीं। सर जी जी बोलिए। can I speak? श्योर, यस यू कैन स्पीक प्लीज। सर वो इम्तियाज के हमारे साथ एम्प्लॉयज हैं, इनका पेशावर में स्टोर खुला था ना, जी जी, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। तो सही, हम उधर गए थे विजिट करने। तो पेशावर में चूंकि कल्चर है वो बुरकों वाला, जी जी, तो कुछ मतलब ये कि गांव से ये
नज़दीकी गांव से लोग आए थे, ये यही शटलकॉक वगैरह पहन के। अच्छा और अच्छा मैं देख रहा था तो हमारे सामने वो मतलब ये कि चीज़ें चुरा रहे थे ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो सही है। वो चुरा रहे थे। तो मैं ये इम्तियाज़ के अपने फेलो से पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये कि जब ये चोरी हो जाती है तो वो इनकी मतलब परफॉर्मेंस उसमें वो आता है कि नहीं, जो ब्लू कलर लोग उधर खड़े होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस वो खराब होती है या? जाफर, मैं मैं जवाब देता हूँ। ओके ये जो भी इंसिडेंट हमारे साथ या फिर हमारे स्टोर में आने वाले एम्प्लॉयज कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के बाद ही उनको हायर करें, और ये हम एम्प्लॉय को वेरीफाई करने के बाद, सीपीएससी चेक करने के बाद उनको हायर करते हैं, ठीक है। ताकि Sorry, sir, I am not talking about the employees. I am talking about the general public. The जनरल पब्लिक general public was stealing things. ही उसमें आ रहा हूँ। वंस मैं अपने यहाँ पे गुलशन ब्रांच जो हमारी कराची में मौजूद है, हम वहाँ बैठे थे और हमारी जो सर्विलेंस टीम है वो इन चीजों को देख रही होती है। द केस जो कि मेरे सामने हुआ कि हम वहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे, तो एक फैमिली थी जो कि चीजों को चुरा कर ये कह रहे कि एग्जिट गेट से किसी भी पैटर्न में निकलने की कोशिश करी, लेकिन पार्किंग तक पहुंचते ही जो हमारे सर्विलेंस की टीम थी, एडमिन एंड सिक्योरिटी की बाकी लोगों से कंसर्न करके, मतलब उनसे राब्ते में थे वो सारे, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद उस फैमिली को पार्किंग में उनकी गाड़ी पे जाने से पहले ही होल्ड कर दिया। कुछ चीजें, ये नहीं कहूंगा 100% हम चीजों को रिकवर कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत शातिर होते हैं जो निकल जाते हैं हाथों से, लेकिन हम यहाँ पे अपने पास मेजॉरिटी ऐसे केसेस रखते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा करता हुआ दिखता है तो उससे हम रिकवरी करते हैं। बिल्कुल, हमारी जो वहाँ की जो एडमिन की टीम होती है, सिक्योरिटी की टीम होती है, वो उन्हें नीचे लेकर आती है स्टाफ के पास, और किसी की भी किस्म की बदतमीजी उनसे नहीं की जाती, बट मुझसे पूछा जरूर जाता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अभी काम कर रहे हैं। फिर उनकी स्टेटमेंट होती है, हमारे पास एक पेज, ये कह लें कि एक फॉर्म होता है जिसके अंदर वो स्टेटमेंट देते हैं, हम उनकी चीजें अपने पास रिकॉर्ड में रखते हैं, और फिर जो भी उनके पास चीजें होती हैं हम उसको रिकवर करके, अगर कोई पेनल्टी होती है तो वो पेनल्टी भी इशू करने के वो, लेकिन हम नहीं करते, बस उनसे जो चीजें वो लेके जा रहे होते हैं वो रिकवर करते हैं और कहते हैं आप वापस एग्जिट गेट पे चले जाएं, और जो हमारा सिक्योरिटी का स्टाफ होता है वो उन्हें बिल्कुल सही सलामत एग्जिट के उसमें छोड़कर आ जाता है। चीजें इस तरीके से हम यहाँ पर डील कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन इधर रेज होता है कि कौन से एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी मतलब किस एम्प्लॉय, कौन सी किस्म के एम्प्लॉयज हैं जिनके जेडीज में ये लिखा होता है कि मतलब वो ये थेफ्ट वगैरह ये चीजें ना हो। जो और थेफ्ट वो केसेस होते हैं, थेफ्ट केसेस को जो हमारा जो डिवीजन है एडमिन एंड सिक्योरिटी का, उसमें जो सर्विलेंस की टीम है ऑफ कोर्स वो सीसीटीवी से जो है चीजों को चेक कर रही होती है, हर रैंकिंग्स की तरफ, हर डिपार्टमेंट में कि कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई जर्नल जो हमारे बाहर से कस्टमर्स आते हैं वो ऐसी चीजें ना करें। तो हमारे पास सर्विलेंस के ऑफिसर्स होते हैं जो कि एक तो सीसीटीवी रूम में वहां से विजुअलाइज कर रहे होते हैं चीजों को, दूसरे हमारे स्टोर के फ्लोर्स पे मौजूद होते हैं जो कि सीसीटीवी वालों से राब्ते में रहते हैं, जहां उन्हें कोई ऐसी चीज फील होती है या वो देखते हैं तो वो फौरन उनसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये फला फला बंदा इस ट्रैकिंग में मौजूद है, इसने ये चीज अभी इस तरीके से अपने पॉकेट में डाली है, काइंडली जाके आप उनको सामने मतलब अपने पास से लेकर आए, या फिर उनको उस रैकिंग से दूर करें और फिर ऑफिस में लेकर आए। तो फिर हम वहां मतलब वो जो भी हमारा ऑफिसर होता है वो वहां पे जाता है, उनसे पूछता है, और फिर क्योंकि एक बंदे को पता है कि उसने चोरी की है तो वहां पे वो शोर नहीं मचाता, क्योंकि ऑफ कोर्स एक बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, अगर ऐसा कुछ होता है तो खुद की अपनी बदनामी होती है। तो फिर वहां से वो उसे सर्वेलेंस रूम में लेकर आते हैं, उसे पूछते हैं, अगर अगर वो मना करता है नहीं मैं ऐसा नहीं किया, तो ऑफकोर्स हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है, हम शो कर देते हैं कि देखिए ये चीज हुई है, तो काइंडली आप इससे इनकार ना करें। तो वहां पे जो हमारे सर्विलेंस टीम होती है, एक तो सीसीटीवी रूम में विजुअलाइज तरीके से चीज को देख रही होती है, दूसरे हमारे पास ऑन फ्लोर सिक्योरिटी के लोग भी होते हैं जो कि ये काम कर रहे होते हैं। जी भाई मैं ऐड मैंने शुरू में आई थिंक मेंशन किया था कि मैंने भी काम किया मेट्रो कैश एंड कैरी में इस्लामाबाद में। आई वाज वर्किंग एज डिपार्टमेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज एंड हमें ये सिचुएशंस काफ़ी दफ़ा फेस करनी होती थी। वहाँ पे बहुत कॉमन था जो ज्वेलरी कह रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स की आइटम्स जो होती है ना, वो ख़वातीन वॉशरूम में जाके ना दे यूज्ड टू
sorry, they used to hide in their pockets and stuff. तो जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होता है, जिस तरह के इन्होंने कहा, सिक्योरिटी वाले होते हैं और जो सीसीटीवी मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो मेट्रो में तो हमारे पास ये था कि वी यूज टू हैव हाई क्वालिटी जूम वाले कैमरास, जो कि आइल में वी कुड कंट्रोल देम एंड दे यूज टू लाइक वॉक थ्रू अस इनटू द आइल, जूम करके ना सारा। आई एम श्योर ये समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। जी तो वो उस तरह की हाई क्वालिटी कैमरास होते थे, और फिर ज़ाहिर है फिर उनको वो सिक्योरिटी ऑफिस में लेके जाते थे, हम क्वेश्चन करते थे, एंड ऑब्वियसली लोग नहीं मानते हैं, देन एट द एंड वीडियो दिखाते हैं, तो फिर वो वहीं पे ना एडमिट कर देते थे। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो रिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर्स होते हैं वो ज़ाहिर है सिक्योरिटी वाले थे, सीसीटीवी, लेकिन इस तरह का वहाँ नहीं था कि उनका इफेक्ट उस पे अप्रेजल पे पड़ता है या कुछ इस तरह। प्रॉब्लम उनके जेडी में लिखा होगा कि दे हैव टू बी विजिलेंट, और वो ज़ाहिर है पूरी कोशिश उनकी होती है, क्योंकि एक बंदे का जॉब यही है कि ही हैज़ टू मॉनिटर सीसीटीवी में, उसका काम ये था कि वो बैठ के वहाँ देखता था ना। और जो इन्होंने कहा है कि जो स्टाफ आइल्स में होता है उनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी होती है सिक्योरिटी के साथ ना, तो उससे भी काफ़ी चीज़ मिनिमाइज हो सकती है। इम्तियाज़ में आई थिंक जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद में, वो थोड़ा सा छोटा बना हुआ होता है ना, सो आई थिंक इट इज़ ईजियर टू डू इट ओवर देयर, वेयर इज मेट्रो में वो आइल्स जो हैं वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, तो वहाँ पे आसानी से बंदा ना वो कहीं छुपा सकता है चीज़ को लेके। माय कॉलीग मतलब प्लीज दे कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी आपने फैसला बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ पे जो सर्विलेंस टीम होती है वो कोऑर्डिनेशन में होती है, जो हमारे ऑन फ्लोर बंदे होते हैं। और रैकिंग्स के हर स्टोर का जो हमारे पास मौजूद है रिटेल में, उनका हर एक से थोड़ा सा अलग होता है। किसी की रैकिंग काफ़ी चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं रैकिंग्स की एरियाज, तो वहाँ पे वो चीज़ें छुपा लेते हैं। बट ऑफकोर्स आपकी बात भी सही है, जो कैमराज या फिर जो सर्विलेंस के हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो बहुत विजिलेंट है। मतलब अगर अचानक लाइट भी चली जाए पूरे ब्रांच में, तो ऐसा नहीं होता कि जो सीसीटीवी रूम में मौजूद है उसके सामने स्क्रीन ब्लैंक हो जाए। वो इंस्टेंटली इन अ सेकंड वो उसको एक अलग विजन दे रहा होता है, जिसको नाइट विजन आप कह सकते हैं, और वो बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर। तो हमारी सिक्योरिटी टीम भी अपने एंड से 100% कोशिश करती है कि अगर ऐसे कोई भी केसेस होते हैं, टैप केसेस, तो वो मिनिमाइज हो, और अगर हैं तो वो एट द टाइम वो उसे रिकवर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ साहब। मकसद ये कहने का कि एक परसेंटेज रखी होती है ना उन्होंने लॉस की, उस परसेंटेज से चीज़ें ज़्यादा रेज कर जाएंगी तो फिर वो रेड फ्लैग जो है वो लगा दिया जाएगा, रेड अलर्ट लगा देंगे, रेड फ्लैग लगा देंगे। भाई अब इसके बाद अब ज़रूरत है कि सर्विलेंस वालों को देखें कि सर्विलेंस वाले तो नहीं अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको डेविएट कर रहे हैं या कोई कुछ कर रहे हैं, किसी किस्म की कोताही। तो ये हर जगह पे होता है। थोड़ी सी जो पिलफरेज होती है या लीकेज है, उसके इम्कानात को हमेशा मद्देनजर रखा जाता है, और इन कॉर्पोरेट भी रखा जाता है कि किया जाता है कि ये हो सकता है। जब उससे एक्सीड कर जाएगा कहीं पे भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रिटेल स्टोर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या कोई भी, इवन स्कूल्स के अंदर या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे भी जब ब्लू कॉलर स्टाफ बाहर जा रहा होता है तो उनको चेक किया जा रहा होता है, और आते हुए भी जाते हुए भी, और साथ में उनको सेल फोन वगैरह रखने की इजाज़त नहीं होती। तो ये चीज़ें, ये मेजर लिए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। यस, थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको आज बहुत तंग किया है लेकिन सॉरी सर, ये TORs ऑफ जॉब होते हैं ना कुछ, मतलब ये कि जॉब की जो TORs होते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? TORs या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो कोई इतना खास नहीं है, वही वो इनिशियली डिजाइन किए जाते हैं ना, इनिशियली, ठीक है। जी जी ये बिल्कुल, फिर उसके बाद फिर उस TORs की गाइडलाइन में उनको जब जॉब डिस्क्रिप्शन को डिजाइन किया जाता है, इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं ना, आप सोचते हैं कि कोई जॉब स्टार्ट करनी है, तो तब आप एक TOR बना देते हैं, या जिस तरह का कोई भी स्टार्ट करता है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह का डेवलप कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसके बाद मजीद काम किया जाता है, तो उसको एक्सपेंड करते हैं जब रोल को ना, उसकी निटी ग्रिटी में जाते हैं, तो फिर मजीद एलेबोरेटिव किस्म का जॉब डिस्क्रिप्शन आप डिजाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से है। ठीक है। और ये जॉब स्पेसिफिकेशन जो है, ये अभी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा होती है या डिफरेंट होता है?
नहीं नहीं, दिस इज जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो एक थोड़ा सा अलग से पार्ट होता है जो बताता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में तो आप पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं ना कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आप उसको बुलेट पॉइंट में लिख देते हैं ना। जॉब स्पेसिफिकेशन में उसको आप जॉब का जो स्कोप है उसको बताते हैं, जॉब के रोल को बताते हैं, जॉब से जो भी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं वो बताई जाती हैं। जॉब जो वो डिस्क्रिप्शन है वो तो बुलेट पॉइंट में जब पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे तो जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे वैसे के वैसे हो जाएंगे ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं अचीव करने के लिए ना, क्या क्या करना है उसने। जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पीरियोडिकल करना है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे क्या काम करने हैं, कौन कौन सी इनिशिएटिव लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन को उसमें जेडीज को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है इस तरह से, है ना। सर अभी जो हमने एड देखी थी ना सर, तो जी जी उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन भी थी और जॉब डिस्क्रिप्शन भी थी उसमें, जी बिल्कुल ना, तो दोनों को कंबाइन भी करके दे सकते हैं। कंबाइन भी करके दे सकते हैं। देखिए ये तो कुछ जगहों पे ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को बिल्कुल अलग रखा जाता है, कुछ जगहों पे कहते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को इकट्ठा कर देते हैं ना। कहीं पे ये दोनों अलग अलग भी होते हैं, कुछ जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और लर्निंग एंड डेवलपमेंट साथ कर देते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो ये इसको एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप जो ऐड देखेंगे ना या और ऐड भी देखेंगे तो लगेगा शायद कुछ चीजें कंट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ ना, तो ये इसको कस्टमाइज कर देते हैं। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है वो एक तरह से आपके सामने आपका रोड मैप बन जाता है। उस पे लोगों को जब आप एग्री करा लेते हैं तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये चीजें करनी तो लाजमी है। ठीक है, ये अगर आपने बिल्कुल करना है कि एवरेज भी आना है, ठीक है, तो आपको ये है जो आपने करनी है, राइट। तो और अगर इससे ज्यादा करेंगे और खुद से इनिशिएटिव लेंगे खुद से आगे बढ़ के कुछ करेंगे इनिशिएटिव लेके, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए फिर ये जरूरत होगी कि आप फिर उससे ज्यादा काम करें और उससे हट के काम करें। यानी पहले तो आपने वो जो मैंडेटरी है वो तो करना ही करना है, मैंडेटरी के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब होगा जब आप ऑर्डिनरी करेंगे ना। ऑर्डिनरी नहीं करेंगे तो फिर आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की किस तरह की जा सकती है ना। तो ये लाजमी वो चीजें सेट की के पॉइंट्स हैं जिनको करना ही करना है, लाजमी है, बाकी चीजें इसके बाद होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलेंगे, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैं इसको यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं और फिर कल मुलाकात होगी। आपके साथ ये जो मटेरियल है वो शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में ही, और फिर मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसको दोबारा रिव्यू भी कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।